डिस्कशन करेंगे। एसओपी मींस कि आपका क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। हेलो निश्चय, हेलो। यस सर, यस सर। आपने स्क्रिप्ट स्टडी कर ली निश्चय? नो सर एक्चुअली मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं आउटसाइड हूँ। कल से आप लोग को कॉल करना है गाइस, आप लोग के पास आज का ही दिन है अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए। मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। ओके ओके सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका I-20 फॉर्म। सो देखो I-20 फॉर्म एक माइग्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। माइग्रेशन फॉर्म कैसा होता है, जो एक यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है, ठीक है। जब भी कोई भी स्टूडेंट जो कि अब्रॉड स्टडी करने जाता है और वो किसी यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो उससे वहाँ से एक फॉर्म मिलता है जिसे I-20 फॉर्म बोलते हैं। वो मिलता है किसके लिए उन्हें, मतलब लाइक वीज़ा के लिए मिलता है, ठीक है। आप उन्हें सर्च करेंगे तो आपको I-20 फॉर्म का कुछ एक प्रॉपरली ब्रीफ मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है, जो मैं आप लोग को स्क्रीन में शो कर रहा हूँ। ओके तो इट्स जस्ट एक फॉर्म होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है वीज़ा ऑफिस को कि इस यूनिवर्सिटी में इतने ड्यूरेशन के लिए इस पर्सन का कोर्स एजुकेशन होने वाला है, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी ये जो भी है आपकी या फिर फॉरेन एम्बेसी है जहाँ से वीज़ा मिलता है, उस एम्बेसी से क्या होता है, उनको उतने टाइम तक का वीज़ा मिल जाता है। दिस इज़ द सर्टिफिकेट फॉर दैट वीज़ा। ओके तो ये एक I-20 फॉर्म होता है, ठीक है। एक बेसिक I-20 फॉर्म होता है। कैसा दिखता है, क्या होता है, आप जाके गूगल में सर्च करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों का इसका क्या तो कहते हैं एक एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है। तो I-20 फॉर्म ऐसा कोई बिग थिंग नहीं है, आपको इसको कुछ भी समझना है। उनसे बोला बस आपके पास I-20 फॉर्म है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं हाँ मेरे पास I-20 फॉर्म आ गया है, दैट मीन्स ही सेलेक्टेड और उनके पास वीज़ा के लिए I-20 फॉर्म आगे कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये एक I-20 फॉर्म है। नेक्स्ट अब हम आते हैं वीज़ा को लेकर। तो जिनका वीज़ा है, ठीक है, उनका वीज़ा आ चुका है, तो हम वहाँ पे उनका इंस्टेंट ऑन बोर्ड कर सकते हैं, उनको इंस्टेंट पंच कर सकते हैं ज़ॉल्व की वेबसाइट में। अगर उनका वीज़ा नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, उनको ऑन बोर्ड कर लेंगे, बट बोलेंगे सर अभी हम आपको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, जैसे आपका वीज़ा आता है वैसे ही हम आपका डिटेल्स पंच आउट कर देंगे। आपका मतलब जो क्रेडिट कार्ड के लिए, बैंक अकाउंट के लिए हम पंचिंग करा देंगे, तो वो हमारा बकेट में, हमारी पाइपलाइन में आ जाता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ओके अब हम डिस्कस करते हैं रोनित एंड रोशनी। ये क्लियर हो गया आप लोग को, दोनों चीज़ें क्या थी, कैसे करना था? रोशनी ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है कि हम कैसे उन्हें, अगर सपोज करते हैं कि इंटरेस्टेड जाते हैं, तो हम कैसे उन्हें आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब कैसे हम उन्हें करेंगे, ठीक है। तो आपको बताऊं कि जैसे अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड होता है, आपको व्हाट्सएप पे उनको एक वेबसाइट की लिंक भेजनी होगी, ठीक है। वेबसाइट की लिंक जिसमें वो जॉब कंप्लीट करेंगे। ओके अब वो आप बोलोगे कि सर जॉब, वो कहेंगे कि हम डायरेक्टली अपने लैपटॉप में जाके सर्च कर लेते हैं जॉब की वेबसाइट और उससे लॉगिन कर लेते हैं। वो कर सकते हैं, बट उससे नुकसान क्या होगा मैं बताता हूँ उनको। जो लिमिट मिलने वाली है, ठीक है, जो लिमिट हम कोट कर रहे हैं, और जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सिम कार्ड एंड ऑल द थिंग्स के, वो नहीं मिलेंगे अगर वो डायरेक्टली जाके करते हैं। बिकॉज जो हमारी लिंक है वो वेबसाइट लिंक है, वो क्या कहते हैं, रेफरल कोड जनरेटेड लिंक है। रेफरल कोड जनरेटेड लिंक मतलब कि हमारा एक्स्ट्रा एडवांटेज हमने जॉल्व से लिया हुआ है कि अगर आपके थ्रू, आपके पास डायरेक्टली कोई कैंडिडेट्स आ रहा है तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर हम कोई कैंडिडेट ला के दे रहे हैं आपको, हम कोई स्टूडेंट ला के दे रहे हैं तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम जो कैंडिडेट ला के देंगे जॉल्व को, उसको हमेशा उस कैंडिडेट से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे जो डायरेक्टली जॉल्व की वेबसाइट में ऐड हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? प्लीज गाइस रिस्पॉन्सिव बनिए, थंब दिया करिए ताकि मुझे समझ आए कि हर एक बंदे को हर एक चीज़ क्लियर। मैं पता आपको मैं क्यों हिंदी में कम्युनिकेट करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल में रहे। मैं नहीं चाहता कि आप समय से लैंग्वेज बेस में मैं आपको समझा दूँ इंग्लिश में और आपको चीज़ें अंडरस्टैंड ना हो। बलजीत, पुष्पा, निश्चय, इज दैट क्लियर गाइस? हैंड और रेज और हैंड और थंब दे दो आप लोग जल्दी फर्स्ट फटाफट, ठीक है। इतना कर दिया करो ताकि समझ में आ जाए। ओके तो नेक्स्ट चीज़ अब है कि हमने उन्हें वेबसाइट का लिंक शेयर किया। वेबसाइट का लिंक में पहले हमें उन्हें उनका मेल वेरीफाइड करना पड़ेगा। मेल वेरीफाइड करेंगे, उनका एक कोड आएगा मेल पे, मेल वेरीफाइड करेंगे। उनका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होगा। फ़ोन नंबर वेरीफाइड होते ही उन्हें अपना कहते हैं बेसिक चीज़ करना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं से लोन लिया नहीं लिया है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्या उनका नाम है और कहाँ से सिटी उनकी है, ठीक है। और दैट्स इट। उसके बाद वो सबमिट करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में आते ही वहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर द कहते हैं क्रेडिट कार्ड, अप्लाई फॉर द बैंक अकाउंट। उस पर क्लिक करा के उनका क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट पे होगा। और उसके बाद एक स्क्रीन पे एक चीज़ होगा, प्रोसीजर जैसे वो करेंगे। जब वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसीजर्स आएंगे, जैसे कि
लाइक बेसिक है। देखो एक बंदा वो एजुकेटेड होगा, ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन को फ़ोन लगा रहे हो जो अनएजुकेटेड नहीं, वो एजुकेटेड है, ठीक है, उसने पहले भी बहुत सारे सबमिशंस करे हैं, बहुत सारे डैशबोर्ड्स में काम किया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा स्मार्ट शो करना, ठीक है, आप उस तरीके से बताया कि सर हमें तो पता ही नहीं क्योंकि वो कॉल पे हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि उन्हें बताना कि देखिए सर आप अपने अप्लाई क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे अब देखो आपको अगर कभी आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक लॉगिन किया होगा तो आपको क्या करते हो, आप लॉगिन करते हो, वहाँ पे दिखता है कि क्या मांग रहा है, फिर आधार कार्ड मांग रहा है या फिर आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर तो लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी उस तरीके से वहाँ पे उनको भी लिखा होगा कि आप अपना वीज़ा सबमिट करिए, क्रेडिट कार्ड सबमिट करिए। तो आप उनसे पूछो कि सर क्या शो कर रहा है स्क्रीन पे? ओके सर ये शो कर रहा है, ठीक है सर आप अपना ये लिख दीजिए। पूछो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अगर सामने लिख के आ रहा है कि एड्रेस डालिए तो एड्रेस डालने के लिए बोलो, सामने लिखा रहा है कि फादर्स का नेम डालो तो फादर का नेम डालने के लिए बोलो, सामने लिख के आ रहा है कि पैन कार्ड डालो तो पैन कार्ड डाल के सर अपलोड करिए, सामने लिख कर आ रहा है कि आई-20 फॉर्म अपलोड करिए तो आई-20 फॉर्म अपलोड करिए सर उसमें, सर सामने लिख कर आ रहा है वीज़ा अपलोड करिए तो वीज़ा अपलोड करिए। तो जो चीज़ लिख कर आ रही है ना सबमिट करने के बाद क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट, उनसे बोलो कि सर वो करें। वो भी स्मार्ट कंज्यूमर है, आप भी स्मार्ट कंज्यूमर बन के उनसे कम्युनिकेट करें, बिकॉज़ आप उनको स्पून फीडिंग नहीं करा रहे हैं। दे आर वो बंदा अब्रॉड स्टडी जा रहा है, इसका मतलब उसने ऑलरेडी अपनी इस लीग से बहुत एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो उसको ये सारी चीज़ से वो अच्छे तरीके से यूज़ टू होगा। तो वो सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है जब सबमिशन कंप्लीट हो जाता है और अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड लाइक अप्लाइड हो जाता है, तो आता है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली या फिर योर कार्ड अप्लाइड सक्सेसफुली। उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, उससे उनसे पहले ही बोल देना कि सर जैसे आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा स्क्रीन में आपके पास में दो स्क्रीनशॉट आएंगे, दो स्क्रीन में से आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपके पास में आएगा योर अकाउंट इज सक्सेसफुली और योर क्रेडिट कार्ड अप्लाइड सक्सेसफुली। उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बिकॉज मुझे आपको मेरे साथ में शेयर करना होगा, ठीक है, ताकि मैं उसे बैक एंड में सबमिट करूँगा तो आपको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये उन्हें आपको क्लियर करना होता है, ओके। तो इस टाइप से आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस में एक बार आप लोगों को कोशिश करूँगा कि एक आध प्रोसेस जो होगा वो आप लोगों को जब प्रोसेस आप करवा रहे होंगे, ठीक है, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे मैं किसी वीडियो के थ्रू या फिर कहीं से मैं आपको वीडियोस निकाल के फॉरवर्ड करता हूँ, कहीं से कुछ ना कुछ करके मैं आप लोग का वीडियो ला के दूंगा ताकि आप लोग उसे एक बार देख सको, ओके। बट आप लोग एक चीज़ समझो कि आपको स्टेप्स पता है कैसे किस स्टेप्स में करना है, ठीक है। प्रोसेस क्या है समझ में आ गया? पुष्पा, बलजीत, रोशनी, निश्चय, ठीक है। रोशनी क्लियर है प्रोसेस? हेलो यस पुष्पा। सर, ये जैसे कि हमें सामने से कम्युनिकेट करना है कैंडिडेट से, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर हम हायरार्की फॉलो करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बात करने के लिए, तो क्या हमें ये जो हायरार्की है कुछ इसका नोट डाउन मिलेगा? या जस्ट आपको एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है, ठीक है, आपको मैं एक हाँ, एसओपी अभी शो करता हूँ, है ना, उस पे आप लोग को ये दिखेगा, देखो ये दिस इज द एसओपी दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में। ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप लोग को प्रॉपर्ली सीएसटी भी मिल जाएगा, हाँ, और आप लोग को एसओपीज का स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा, डोंट वरी। गाइस मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? यस यस, प्रॉपर्ली आ रहा है। ओके एक मिनट। ये आप लोगों के लिए से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग को पहले तो। सॉरी, सो ये आप लोगों का SOW है, सॉरी SOP है आप लोगों का, ठीक है। सो यहाँ पे SOP पे देखो बहुत बेसिक सा SOP है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अभी CSP का डॉक्यूमेंट आपके पास में आएगा जिसमें आपका कल्चर सिस्टम एंड पॉलिसीज़ लिखी होंगी, तो उसमें आप लोगों को ये मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। आपका SOP सबसे पहले मेंशन होगा। तो आप अब्रॉड स्टूडेंट आप यहाँ से पहले फेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले फेज से स्टार्ट करके आप सॉरी जैसे मेरा एक्सप्लेन करेंगे जो पहले वाला आपने चार्ट दिखाया था। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक मिनट, एक कॉल आ गया था मुझे अर्जेंट, ओके। तो यहाँ पे पहले आप अप्रोच करेंगे स्टूडेंट को, ठीक है। पहला सर्कल जो है ये ग्रीन सर्कल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। ओके। आफ्टर डेट जब आप अप्रोच करेंगे तो आपके पास में दो सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन होगी जहाँ पे नॉट टॉक होगा, मतलब कि इनवैलिड नंबर, रॉन्ग नंबर, ठीक है, या फिर बिजी कॉल, स्विच ऑफ, या फिर कॉल मी बैक, ठीक है, ओके। डिडंट पिकअप, ये वाला सिचुएशन होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली
स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे? अपनी सीट पे, ठीक है। शीट पे कैसे स्टेटस सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आपका काम होगा जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेटस पे जाके सेलेक्ट कर देंगे कि कॉल बैक हुआ है, डिडंट पिकअप है, ओके, या फिर बिजी आ रहा था कॉल, स्विच ऑफ कॉल है, वट एवर द स्टेटस यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, ओके। आप सपोज करिए कि उस पर्सन ने फ़ोन पिक कर लिया है, आप जेंटली इंट्रोडक्शंस करेंगे, अपनी पिच टाइम आस्क करेंगे, टाइम आस्क करने के बाद अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशंस में आपका नीड जनरेशन आएगा, आपका प्रोडक्ट नॉलेज आएगा, आप क्या क्या उन्हें बता रहे हैं, लाइक आपका बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के लिए फॉलो थ्रू आएगा, आपका क्लोजिंग्स आएगा, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। क्लोजिंग्स के बाद आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पिच पे लिखा हुआ है कि सबमिशन जॉब में हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस केस में अब आपके इसमें दो अराइज होंगी। अगर बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देन यू हैव टू आस्क द रीजन एंड डोंट गिव अप। अगर किसी ने नॉट इंटरेस्टेड बोला है, वो नॉट इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकता। रीजन बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप कितनी जो भी देखो, आपने अगर सपोज करो कि आपको मालूम है कि अगर आपके पास में दो मेडिसिन हैं, ठीक है, जिन्हें आप ले सकते हो, एक मेडिसिन जिसको आप जानते हो कि आप यार ये मैं जाके ले लूँगा, और दूसरा मेडिसिन जो उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बट आपने किसी ना किसी तरीके से माइंड मेकअप करके रखा कि मैं वो वाली मेडिसिन लूँगा जो कम बेनिफिट की है, ओके। आप सोचोगे कि मैं जेपी मॉर्गन या दूसरे किसी कम्युनिटी बैंक से तो कहते हैं अकाउंट ओपन कर लूँगा या कोई और क्रेडिट कार्ड लूँगा, फॉरेन क्रेडिट कार्ड लूँगा, तो उन्हें आपको बताना है कि ये जो मेंटलिटी या माइंडसेट उन्होंने क्रिएट किया है, इसके वजह से वो नॉट इंटरेस्टेड हैं, या फिर वो अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्शंस की भी मैं आप लोग को फाइल शेयर करूँगा कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। तो वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना, उन्हें बताना है कि जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं, जॉब का बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड, वो कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है और कितना बेहतर है उनके अदर ऑप्शन से, ठीक है। तो जैसे जो भी वो बैंक्स यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उन बैंक्स में कहाँ पे एनुअल फीस लगती है, कैसे उनका प्रोसीजर बहुत हैक्टिक होता है, और वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है नॉन क्रेडिट वालों, जिनकी लो क्रेडिट होती है, लोग फर्स्ट वहाँ पे बैंक अकाउंट लेते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उनका माइंड चेंज करना और उन्हें कन्विंस करने के लिए, ताकि वो इंटरेस्टेड हो सके, आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वी कॉल इज दैट स्ट्रैटेजी, दैट हम बोलते हैं कि इसे ऑब्जेक्शन स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, और ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद आप इसे प्रॉपरली आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो नॉट इंटरेस्टेड वाले केस में आप उन्हें बताएंगे कि सर आपको क्या क्या इशू है, क्या दिक्कत है, क्या मैं जान सकती हूँ? आप मुझे से 5 मिनट दीजिए, बताइए आपको क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप नहीं चाहते हैं सॉल्व करना। तो बोलेगा कि मेरे लाइक जो भी वो कह सकता है कि मुझे वहाँ जाके कोई दूसरा अकाउंट देख लूँगा, या फिर मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, मैं वहीं पे कोई कार्ड देख लूँगा। तो आप उन्हें बताना होगा कि ये सिचुएशंस होंगे, ये क्या कहते हैं चीज़ें अराइज होंगी, ठीक है। तो आप जब ये चीज़ें क्लियर करेंगे तो वो वहाँ से नॉट इंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है? नॉट इंटरेस्टेड वाले पे पार्ट पे कैसे करना है? पुष्पा, डन? यस। ओके। अब सपोज करो कि वो इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे वो इंटरेस्टेड होते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, आप उन्हें लिंक शेयर करते हैं, ठीक है, विथ ग्रीटिंग एसएमएस। एक ग्रीटिंग एसएमएस रहता है, उसके साथ आप लिंक शेयर करते हैं। लिंक शेयर करने के बाद उनसे पूछते हैं सबसे पहले स्टेप में, जहाँ पे मेल आईडी एक प्रूव करना होता है, मेल आईडी डालना होता है, वहाँ पे पहले लिखा होता है रेफरल कोड। तो रेफरल कोड मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि रेफरल कोड जरूर कंफर्म करें कि वो रेफरल कोड वहाँ पे वो शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर रेफरल कोड गलत हुआ तो वो हमारे डैशबोर्ड में नहीं शो करेगा, और सामने वाले का जो रिवॉर्ड और कैशबैक्स हम बोल रहे हैं, जो भी चीज़ उनको मिलने वाली है, एक्स्ट्रा सिम कार्ड एंड अदर थिंग्स, वो नहीं मिलेंगी। तो मेक श्योर आपको रेफरल कोड जरूर चेक करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप उसका ऑनबोर्ड करेंगे। ऑनबोर्ड करने का फर्स्ट मतलब होता है कि उनका पैन कार्ड, I-20 फॉर्म, वीज़ा, ये सारे अवेलेबल है, तो आप उन्हें ऑनबोर्ड करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ऑनबोर्ड। फिर आता है आपका रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म में फिर आप क्या करेंगे, आप उनकी बेसिक डिटेल लेंगे, लाइक उनका नंबर, उनका नेम, उनकी मेल आईडी, और जो स्क्रीनशॉट आपने मंगाए हैं वो स्क्रीनशॉट लेके अपने नाम के साथ में रिपोर्ट फॉर्म जो आपका होगा उसमें आप सबमिट करेंगे। और सेम फिर आप जाके अपना रिपोर्ट फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो आपको अपनी शीट में जाना होगा, और वहाँ पे पंच्ड, या फिर हो सकता है आपका कि ऑनबोर्ड का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप ऑनबोर्ड या पंच्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे कि ये जो लीड आपने थी, आपके पास में थी, इसको आपने सबमिट कर दिया, पंच्ड कर दिया है, ऑनबोर्ड कर दिया है। क्लियर है? क्या आपका SOPs होगा, कैसे करना है काम? गाइस प्लीज यस। रिप्लाई करिए। श्योर श्योर। रोशनी, पुष्पा, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। पुष्पा? यस सर, क्लियर है। निश्चय, आपको? हेलो निश्चय? गाइस मुझे चाहिए प्रॉपर कंफर्म, लाइक ये सर क्लियर है।
हाँ, मेक श्योर आप लोग कम्युनिकेशन टू वे रखा करें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग को दोबारा फिर से ट्रेनिंग को ये सब चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें वापस से सिखाता रहूँ, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया SOPs। वैसे मैं से आगे डिस्कशन करना चाहता था, बट पुष्पा ने पूछ लिया तो मैंने इससे पहले डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो हम डिस्कशन करते हैं, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप लोग, है ना। हेलो। ओके, सॉरी गाइज, एक्चुअली वो मेरा डॉगी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, उसे शांत करना ज़रूरी था। ठीक है, तो आप लोग को वॉइस आ रही है ना अभी क्लियर? संजीव जी मेरी वॉइस आ रही है गाइस? ऊपर मुझे बताइए। ठीक है, तो हमने SOP अंडरस्टैंड कर लिया। अब थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, देखो अब आपको ना थोड़ा सा SOPs मैंने आपको बता दिया, थोड़ा हम CSP पे बात करते हैं। एक आइडल टीम मेंबर क्या होना चाहिए उस पर डिस्कशंस करते हैं, फंडामेंटल पे डिस्कशंस करते हैं थोड़ा बहुत हम, और उसके बाद हम लास्ट डिस्कशंस करेंगे जो आपकी पिच है। उस पिच में आपने कलर कोड देखा होगा, ठीक है। आपके पिच में अलग अलग कलर कोड पे लिखा हुआ है, तो उस कलर कोड का मतलब क्या है, उसको कैसे पिच करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आइडल टीम मेंबर से, पहला वाला पार्ट। तो देखो पहली चीज़ आपको समझना है कि हम जब काम करते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे, ठीक है, हमारे पास में कोई प्रोजेक्ट आता है कि हमें उसे सक्सेसफुली रन करना होता है 3 मंथ्स 8 मंथ्स 11 मंथ्स जितने भी टाइम पे होता है, तो हमारे पास में हर एक पर्सन, मतलब लाइक आपको बताऊं तो हर एक पर्सन के एक इंडिविजुअल रोल होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इंडिविजुअल टास्क होते हैं जो उसे अचीव करना होता है। आपके टास्क है कि आपको कॉल करके सबमिट करना है, जो टेक्निकल टीम है उसका टास्क है कि आपके जो भी सबमिशंस हो रहे हैं उनको प्रॉपरली अप्रूव कराना, जो आपके सीनियर्स हैं जो आपको लीड करते हैं उनका टास्क है कि आपको प्रॉपर डेटा देना, आपको प्रॉपर सपोर्ट करना, और आपको जहाँ भी इशू आ रहा है वो चीज़ कंप्लीट करना। तो प्रोजेक्ट बेस में हर एक इंसान का एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, फॉलो करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अपने लाइक अपने साइड से प्रॉपर एफर्ट लगाने हायरार्की फॉलो करते हैं। क्या बोल रहे हैं पुष्पा? हेलो नथिंग सर। हाँ प्लीज़ बीच में इंटरप्ट मत करिए, इससे फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें जब फुलफिल करना है, मेंटेन करना है, तो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपने पर्सोना के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेकर आनी होती है ताकि हम प्रोडक्टिविटी अच्छी जनरेट कर सकें, परफॉर्मर बन सकें, और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें या फिर उसे सक्सेसफुली रन कर सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडस्ट्री में इनरोल होना बहुत ईजी है, बट बने रहना इज़ नॉट ईजी। इट्स सिंपल बट नॉट ईजी, ठीक है। सिंपल होता है, बट आपको सिंपल चीज़ों को फॉलो कर पाना लोगों के लिए आजकल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक एज एन आइडल मेंबर के लिए फॉलो करना होगा, ठीक है। तो मैं अगर जैसे कुछ बात करूँ आपसे कि पहले आप चाहे तो इसे नोट डाउन करते जाइए, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, और आपको आगे हेल्प भी करेगा। आप चाहे इस कंपनी में काम करें, इस प्रोसेस में काम करें, या फिर किसी भी कंपनी में जाके काम करें, आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल में रहें या फिर आप एक TL मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट हेड या किसी भी लेवल में रहें, आपको ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी वहाँ पे उस ग्रोथ, उस परफॉर्मेंस, उस प्रोडक्टिविटी को अचीव करने को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ
कि एक आइडल टीम मेंबर में 3-4 चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व, पर्सोना, ठीक है। दूसरा होता है क्वालिटी, तीसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स, चौथी होती हैं आपकी हार्ड स्किल्स, ठीक है। और ये 4 चीज़ें होती हैं जो एक एक नॉर्मल पीपल को एक आइडल टीम मेंबर बनाता है, ठीक है। तो पहले हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा डीपली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद क्या सॉफ्ट स्किल्स एंड क्या हार्ड स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एज एन टीम मेंबर आपको समझना होगा कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी, ठीक है। पहला है डेडिकेशन, समर्पण। डेडिकेशन मतलब अगर आपको कोई भी टास्क दिया जा रहा है, सपोज करिए चाहे आपका लर्निंग का टास्क है आपको, या फिर नंबर स्क्रैच करने का टास्क दिया जा रहा है, या फिर जो भी है उसको प्रॉपर्ली डेडिकेशन के साथ करिए, क्योंकि अगर आप डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे तो जो भी ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उन्हें आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपके पास में आप उससे हमेशा एनॉय होते रहेंगे या फिर इरिटेट करते रहेंगे। तो थोड़ा सा डेडिकेशन लेकर आइए, ठीक है। सेकेंड है पंक्चुअलिटी। आप जिस भी चीज़ पे आपको ट्रेनिंग मीटिंग या फिर आपका अटेंडेंस टाइम है, आपका स्टेटस सबमिट करने वाला टाइम है, दिन में हो सकता है कि आपको 2-3 बार शेयर करना पड़ेगा आपकी क्या स्टेटस चल रही है कॉलिंग में, आपके सीनियर आपसे पूछेंगे, ठीक है। एंड में रिपोर्ट सबमिट करना हो गया, ट्रेनिंग मीटिंग में आने का टाइम हो गया, तो इसमें थोड़ी सी पंक्चुअलिटी लेकर आइए। जब आप पंक्चुअलिटी लेकर आएंगे तो आप मेंटली और फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट होंगे, और जब आप मेंटली फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट होंगे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जब आप ऐसा होगा तो आपके काम में भी सुधार आएगा, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी लेकर आइए, जो भी आपको टाइमिंग मिल रही है, जो भी आपका सिस्टम का टाइमिंग है कि इस टाइम पर अटेंडेंस होना चाहिए, इस टाइम पर रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर लेकर आइए, ताकि आप अगर चीज़ें टाइम पे करेंगे तो पीछे बैकेंड में भी चीज़ें टाइम पे होंगी, और बैकेंड में अगर चीज़ें टाइम पे होंगी तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, जैसे रिजल्ट हो गया, क्यूसी रिपोर्ट हो गया, या फिर डेटा हो गया, ये सब कुछ भी टाइम पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लर्निंग एटीट्यूड। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग एटीट्यूड। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने अभी तक जो भी सीखा है या फिर आपको जो भी अभी आता है, वहाँ उसको उस नॉलेज, उस इन्फॉर्मेशन से जहाँ तक आप आ सकते थे आप आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको इससे आगे जाना है, इससे आगे ग्रोथ करना है, तो यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर सेल्फ, जिससे आपको वो ग्रोथ, वो परफॉर्मेंस मिल सके। तो आपको थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अगर जैसे कोई भी चीज़ है पिच में या फिर प्रोसेस में या फिर टेक्निकल लैंग्वेजेस में, जैसे कि I-20 फॉर्म हो गया, या फिर पिच में बोलूँगा प्रॉस्पेक्टिंग हो गया, कस्टमर हैंडलिंग हो गया, क्लोजिंग्स हो गया, तो जितना हमारे साइड से हो सकता है हम उतना आपको ट्रेनिंग देंगे, बट आपके अंदर इतना लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कस्टमर हैंडलिंग में मेरा कस्टमर हैंडलिंग पार्ट मेरा वीक है, क्लोजिंग पार्ट मेरा वीक है, या फिर मेरा यू कैन से दैट कि प्रॉस्पेक्टिंग पार्ट मेरा वीक है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लर्न करूँ, सीनियर से कम्युनिकेट करूँ, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं यूट्यूब में वॉच करूँ, मैं गूगल में जाके सर्च करूँ, चैट जीपीटी भी आजकल आपके पास हो गया, वहाँ पे जाके सर्च करूँ कि प्रॉस्पेक्टिंग की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। आजकल यूट्यूब, गूगल एंड चैट जीपीटी ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। आप जो चीज़ भी आपकी वीकनेस है वहाँ से सीख के आप उस वीकनेस को दूर कर सकते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा तो कोई भी वीकनेस जो आपके काम को रिजल्ट नहीं ला पा रही है, या फिर आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है, या आपको बहुत कम रिजल्ट दे रही है, वो चीज़ रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करिए अपने पर्सोना के अंदर। नेक्स्ट थिंग है जो मुझे आप लोगों से अब आगे चाहिए होगा, ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन से है कि देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑफिस क्यों बनाए जाते हैं, एक ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठाया जाता है, क्यों ऐसा रीज़न होता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है, हर कंपनी का ओनर चाहता है, हर कंपनी का जो स्टाफ वर्क कर रहा है उसमें चाहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत कम हो। अगर कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, तो सीनियर जूनियर से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सके, जूनियर सीनियर से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सके, उन्हें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लगेगा तो उन्हें पता है कि टाइम लगेगा तो हो सकता है जो काम 1 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए था, या 2 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो बहुत लेट होगा। तो कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए एक ऑफिस बनाया जाता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे होते हैं, और सब अपना अपना टास्क टाइमली कम्युनिकेट करके कंप्लीट कर रहे होते हैं। हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हैं, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन चैनल है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे अगर आपके सीनियर ने कोई अपडेट किया किसी मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, या किसी नए अपडेट के लिए, कोई नई गाइडलाइंस पास आउट हुई, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपका ओके, यस सर, इन सब का रिप्लाई नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप प्रॉपरली एक्टिव नहीं है अपने ग्रुप में। आप घर पे हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, आपको बहुत ही मतलब आपको बहुत अच्छी एक रिलैक्सेशन मिला हुआ कि आप घर से काम कर सकते हैं, अपने अपने जोन में रह के अपने अपना जोन खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसमें अगर आपको व्हाट्सएप में एक्टिव रहने की एक छोटी सी पॉलिसीज दी जा रही है कि आपको व्हाट्सएप में एक्टिव रहना है, तो उतना आप कर सकते हैं, उतना हम आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप
व्हाट्सएप में एक्टिव रहेंगे और प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे। तो सुपर एक्टिव थोड़ा सा रहिए, क्योंकि अगर आप सुपर एक्टिव नहीं होंगे तो इसकी दो चीज़ें होंगी कि अगर सपोज करो कि सिद्धांत ने या फिर मेघा ने, जो भी होंगे, ठीक है, या फिर कई बार सौरभ भी आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने कोई एसएमएस डाला टेक्निकल से कि पुष्पा कल आपने एक सबमिशन कराया था, उसमें जो पैन कार्ड नंबर था क्या वो सही था, और पुष्पा इसे 3 घंटे बाद रिप्लाई करते हैं, ठीक है, और उन्होंने वो अभी डैशबोर्ड में बैठे थे टेक्निकल टीम के साथ में, बट पुष्पा ने 3 घंटे बाद व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, तो क्या होगा, 3 घंटे बाद वो टेक्निकल टीम का जो हेड होगा वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा उनके पास में, और वो चीज़ नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड होगी या फिर और नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड होगी। उससे क्या होगा, जो आप लोग का क्यूसी रिपोर्ट आना चाहिए वो क्यूसी रिपोर्ट डिले होगा, ठीक है। और इससे फिर क्या होगा, नेक्स्ट आगे वो आपसे मतलब लाइक हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करे, आपका ज़्यादा सपोर्ट नहीं करे, तो ये एक कम्युनिकेशन गैप में चीज़ें दिक्कत होंगी। अगर आपने बोला कि सर मुझे एक कस्टमर ने बोला है, एक कैंडिडेट ने बोला, स्टूडेंट ने बोला है कि सर ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी चाहिए फिर चाहिए, और सोचो वहाँ पे अगर आपके सीनियर ने आपको एक दिन बाद रिस्पॉन्स दिया और उस ड्यूरेशन में आपका कोई कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड पे चला गया, इंटरेस्टेड होने के बाद, तो लॉस किसका हुआ, आपका हुआ। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उस कम्युनिकेशन को सुपर एक्टिव रखने के लिए आपको ग्रुप में सुपर एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि एज एन आइडल टीम मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक में होता है कि वो सुपर एक्टिव होता है हर एक चीज़ों के लिए, ताकि चीज़ें स्पीड में काम कर सकें और टाइमली काम कर सकें, ठीक है। तो एक सुपर एक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद में है कि देखो दो चीज़ें आती हैं जब हम जहाँ पे हम अप्रोच, हम आउटबाउंड पे जब आते हैं, तो हमारे पास में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि हमें अपनी मिस्टेक से लर्न करना होता है। जो भी आप अभी स्टार्टिंग में अपनी मॉक कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, जो कि आप लोगों ने नहीं भेजी है, एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि किसी एक ने भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, और वो मैं सिद्धांत ने मुझे बताया कि जस्ट मैंने जब लास्ट 550 पे देखा, 550 मैंने ग्रुप जाके देखा, तो ग्रुप में किसी का भी एक रिकॉर्डिंग सबमिट नहीं था, ठीक है, किसी ने भी रिकॉर्डिंग सबमिट नहीं करी। इज इट ओके, मैं इस चीज़ को अभी एक बार कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज यू गाइज आर न्यू, और आप लोग का थोड़ा सा मुझे समझ सकता हूँ कि आप लोग को स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करने में और एक कल्चर में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट आगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि आप लोगों को टास्क दिया गया और आप उससे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी मिस्टेक से लर्न करें। मिस्टेक से लर्न करने के लिए आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको अपने एनालिसिस करने का मतलब है कि आप अपनी पिच, जब आपको लग रहा हो कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट्स डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, बट आपका रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, देन यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि कहाँ पे आपकी दिक्कत है। आपकी इंट्रोडक्शन में दिक्कत हो रहा है, आपकी क्लोजिंग में दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उन्हें रिमूव करना होगा, तब जाके आप यू कैन से दैट कि आपको पता होगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पता होंगी क्या नहीं करना है, तो अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे, अपने दिमाग में रिकॉल रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जब अपने काम पे काम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल कर रही होंगी, तो आप गलत काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको आपके सीनियर्स बताएंगे कि आप पिच में ये चीज़ गलत कर रहे हैं, या चीज़ें ये आपकी गलती है, ऐसे रिजॉल्व कर लीजिए। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिकॉल करके लिख के रख लो और उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक और चांस देता हूँ कि अभी आप लोग रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी, क्योंकि हमारी टीम जो है रात के 3, साढ़े 3 बजे तक काम करती है, 2:30 से 3 बजे तक काम करती है। ऑलमोस्ट ऑल सीनियर्स आर वर्किंग लास्ट 2:30 से 3 बजे तक काम करते हैं। आप लोग के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा लेट तक जगिए, बट आप लोगों के लिए अभी मीटिंग के बाद कोशिश करिए कि 9 o'clock या 10 o'clock के बीच में आप एक रिकॉर्डिंग सबमिट करें अपनी खुद की, क्या जो कहते हैं, मॉक कॉल की, ताकि उसमें हम बता सकें कि पुष्पा ये चीज़ सुधार लो, या फिर रोशनी इस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर लो, क्योंकि कल से आपको कॉल करना है, और अगर आपने गलत कॉलिंग स्टार्ट करी तो उसमें लॉस आपका होगा, ठीक है। इसलिए मॉक कॉल हम बोल रहे हैं कि आप अपना मॉक कॉल आज 10 बजे तक सबमिट कर देना। अगर आप 10 बजे तक मॉक कॉल सबमिट नहीं करोगे, मैं कल मॉर्निंग में आपके मॉक कॉल्स करवाऊंगा आपके मीटिंग्स में बैठा के, और जब तक आपके मॉक कॉल से मुझे ये नहीं लगेगा कि हाँ आपके मॉक कॉल्स रेडी टू गो हैं, तब तक आपको डेटा असाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। नेक्स्ट लास्ट चीज़ है जो एक आइडल टीम मेंबर के अंदर होनी चाहिए, वो होना चाहिए वेल प्रिपेयर्ड होना। देखो, आप आउटबाउंड कॉल के अंदर हो, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन ने पूछा कि आइडेंटिटी फॉर्म क्यों लगना चाहिए, क्यों चाहिए है, या फिर वीज़ा क्यों चाहिए, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने पूछा कि ज़ॉल्व का कितने % का एनुअल फीस है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। अगर उसने पूछा कि बैंक अकाउंट में क्या एनुअल फीस लगेगा, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिम कार्ड में कितने का बैलेंस मिलेगा INR पे, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो मतलब आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो फॉर द ऑब्जेक्शन। मैं अपनी फैमिली से बात करके बताता हूँ, मैं मेरे ब्रदर USA में रहते हैं, मैं उनसे करवा लूँगा बैंक अकाउंट ओपन, या मुझे लगता है कि जॉब से अच्छा ये है। हर एक चीज़ के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। जो आपको ऑब्जेक्शन दिया जाएगा, जो भी चीज़ें दी जाएंगी, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगे, आपको जैसे ही कॉल पे एक पंच पड़ेगा, आप वहाँ पे गिव अप कर जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे, या फिर हो सकता है कि
आप वहाँ से कॉल कट करके एंड अपने सीनियर को बोलोगे सर आई क्विट सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे काम करूँ। सो हैड दिस इज हैपन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑफ द एक आइडल मेंबर की हैं, जो मैंने आप लोग से डिस्कस करी। होप सो आप लोगों ने इसे लिखा होगा। जिन्होंने नहीं लिखा होगा, मुझे पता है कि वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब एक जगह पे आके उनकी ग्रोथ स्टक होगी, लेकिन आज की सर से कैसे रिजॉल्व करें, वो सेम चीज़ें फिर से रिवाइज कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई गाइस आप लोगों को? क्या करना है, क्या लेकर आना है काम करने को लेकर? ओके, रोनित को समझ में आ गई। एंड आप लोग थंब दिया करो फास्टली, अपने 3 डॉट पे क्लिक करा करो, वहाँ पे एक थंब का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दिया करो जल्दी से, ठीक है? धीरज, पुष्पा, ओके ठीक है। सो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? क्वालिटीज़ के अंदर देखो, जो भी है मैं क्वालिटी बोलता हूँ, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग अपना पर्सोना कैसे चाहते हैं, एक गुड पीपल्स का चाहते हैं, बैड पीपल चाहते हैं, सब टू यू। मैं एज क्वालिटीज़ बता सकता हूँ एज एन सीनियर, एज एन लाइक आपके लिए लीडर बन के, कि हाँ लीडरशिप में आपको क्या क्वालिटी चाहिए, क्योंकि मैं आज तक लाइक इतने सीनियर्स और इतने सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर चुका हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि लाइक जितने भी बड़े ब्रांड्स आप जानते हैं उनके सारे COM से मेरा कम्युनिकेशन रहते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स और टॉप अर्नर्स को देखा है। तो मुझे एक चीज़ आती है कि यार ये क्वालिटीज़ उन सबके अंदर है, दैट्स व्हाई वो उस लेवल पे है, या वो ग्रोथ पे है, उनकी ग्रोथ इतनी है, या फिर वो इतनी इनकम करते हैं, ठीक है? तो कुछ क्वालिटीज़ होती है एक आइडल टीम मेंबर की, जो वो से अगर मुझे लगता है कि उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो ग्रो कर सके, नेचुरली ग्रो कर सके अपने करियर पे। तो आपका होता है लॉयल्टी, एथिकल, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, कामनेस, पैशनेट होना काम को लेकर, हम्बलनेस लेकर आना, ग्रेटिट्यूड होना, ठीक है? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूसरे इंसान से ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, ठीक है? और लाइक अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। तो बेसिकली लॉयल्टी लेकर आइए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जिस चीज़ के भी काम, जिस कंपनी के भी लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, उसके लिए एक लॉयल्टी लेकर आइए, ताकि वो आपको बियॉन्ड वो कंपनी या फिर वो लीडर जो है आपको बियॉन्ड सर्विस प्रोवाइड कर सके, बियॉन्ड जाके आपको सपोर्ट कर सके अपनी कैपेबिलिटीज़ के। एथिकल होने का मतलब है कि आपके साथ जो भी डेटा शेयर करा जा रहा है, कई सारे लोग होते हैं जो लूप होल्स बनाते हैं, या कई सारे ईजी थिंग्स छोड़ते हैं काम को कंप्लीट करने को लेकर। सो वो चीज़ मत करिए, हर चीज़ एथिकल वे पे करिए, बिकॉज अगर आप एथिकल नहीं करते तो बाद में बहुत बैड कॉज करता है, या फिर बहुत ज़्यादा 10 टाइम फोल्ड्स होकर आपको रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए, कभी भी कोई सीनियर कुछ बोलता है कि ये चीज़ कर लो, या फिर ये टास्क कंप्लीट कर लो, या ये चीज़ लर्न कर लो, तो उसको सिर्फ बियॉन्ड द ऑब्वियस देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगर उसने बोला तो उसके बोलने का रीज़न क्या है, या उनके बोलने का रीज़न क्या है, ये आपको समझना होगा, और उसका पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट में फोकस करना होगा, ठीक है? सिर्फ उनके बोलने के तरीके या बोलने पे नहीं फोकस करना है कि हमें सिर्फ काम देते रहते हैं या हमें एक्स्ट्रा काम बताते रहते हैं। ये फोकस करना है कि उस काम को बोलने का रीज़न क्या है, या उस चीज़ को सीखने के लिए उन्होंने बोला तो उसका रीज़न क्या है। उसके बियॉन्ड द ऑब्वियस देखने की आपको कोशिश करना है, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आएगा, ठीक है? कामनेस लेकर आना है, शांत रहना, मतलब कि जब कॉल कर रहे होंगे तो कई बार आपको इरिटेटिव स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, टिपिकल लोग होंगे। उस केस में अगर आपका मेंटल एप्टीट्यूड बहुत वीक है, बहुत लो है, और आप उस टाइम पे शाउटिंग करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने कॉल कट कर दिया उनकी बातों को सुन के, तो दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल पर्सन की एक कैटेगरी नहीं होती। तो कामनेस लेकर आइए अपने अंदर, ताकि जब अगर कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करे तो आप उसे बहुत शांति के साथ उसे हैंडल कर पाएँ और उन्हें सही आंसर कर पाएँ, ताकि उनका ऑब्जेक्शन होने के बाद भी वो इंटरेस्टेड कन्वर्ट होके आपके साथ सबमिशन कंप्लीट करा सकें, ठीक है? पैशनेट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, अच्छी अर्निंग नहीं कर पाओगे। अच्छी अर्निंग के सबसे पीछे का एक होता है एक फ्यूल, तो फ्यूल आता है पैशन के अंदर। आपके पास पैशन होना चाहिए कि वो इनकम जो आप करना चाहते हो एंड ऑफ द मंथ, वो क्यों करना चाहते हो। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पैशन। नेक्स्ट, हम्बल होना। आप हम्बल रहोगे तो ऐसी कई जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ से आपको नहीं मिलनी चाहिए, जहाँ से आप लोगों को जहाँ से जो डोर क्लोज हो गए वहाँ से भी आपको मिलेगा। तो अगर हम्बल हो, आप विनम्र हो, तो एक चीज़ें वहाँ से मिलेंगी आपको, ठीक है? ग्रेटिट्यूड, देखो लाइफ में लोग जो चीज़ें नहीं होती उन चीज़ों के फोकस कर रहे होते हैं, जो चीज़ें होती है उन पर ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते, थैंकफुलनेस नहीं शो करते हैं। फोकस करो कि आपको ग्रेटिट्यूड लेकर आना है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही है। सपोज करो किसी दिन आपके 2 ही सबमिशंस हुए, 2 ही रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है? सॉरी, रिक्रूटमेंट बोल रहा हूँ मैं, 2 ही आप लोग की पंचिंग हुई है, पर किसी दिन 10 होगी, ठीक है? किसी दिन 50 भी होगी। तो हमें 2 ही हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे हमें ये नहीं सोचना है कि आज हमारा कम काम हुआ है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। मैं हमेशा लाइफ में कहता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन मैं हमेशा अपने टॉप परफॉर्मर्स को कहता हूँ कि मंथ के 30 दिन परफॉर्मिंग नहीं करना है हमें। 30 दिन कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोई भी क्रिकेटर 6 के 6 बॉल में छक्के, हर 6 बॉल में 6 रन नहीं मारता है वो।
उसे पता होता है कि भाई 2-3 बॉल्स जो है वो मैं ड्रॉ करूंगा, 1-2 में 4 मारूंगा, 1-2 में मैं 6 मारूंगा, डिपेंड्स ऑन द बॉल कि बॉल कैसी है। सिमिलरली आपके पास भी वही चीज़ें होती है। मंथ में आपको 30 डेज परफॉर्मर नहीं होना पड़ता, बहुत टॉप परफॉर्मर नहीं बनता। जो भी टॉप परफॉर्मर होते हैं वो 15 दिन 18 दिन ही बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। बाकी दिन कुछ दिन उनकी सिक लीव में, कुछ दिन लाइक उनके हॉलीडेज़ में, और बाकी दिन उनके नॉन परफॉर्मिंग में निकल जाते हैं। तो अब 15-18 दिन भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, आप एक एवरेज लेके चलते हो 5 सबमिशन 8 सबमिशन, तो आराम से आप 15,000 18,000 रुपये निकाल लोगे, अपनी अर्निंग्स कर लोगे इंसेंटिव एंड ऑल रिवॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग कि आपको ये ग्रेटिट्यूड लेकर आना पड़ेगा पहले कि ठीक है आज 2 भी हुए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे में अपना, आज का मेरा 5 का टारगेट था, 5 मैंने लिया था कि मैं 5 कंप्लीट करूँगा, बट मेरे 2 हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3 जो है वो कल ऐड कर देती हूँ, कल मैं 8 कंप्लीट करूँगा या 8 कंप्लीट करूँगी। ओके, तो उससे क्या होगा, आपने वो 2 भी करे हैं ना, तो आपका वो ग्रेटिट्यूड आपको नेक्स्ट डे के लिए पावर देगा, नेक्स्ट डे के लिए आपको पुश ओवर देगा, ताकि आप उसे नेक्स्ट 3 को भी कंप्लीट कर पाओ। So these are the qualities you have to, develop in yourself, so you can grow naturally and become a, some kind of adroit person जिसके पास में ऑटोमेटिक ग्रोथ आती है। ओके, ये हो गया क्वालिटी। आई होप सो आप लोग को ये क्लियर होगा। मेक श्योर आप लोग थंब दे दो अगर आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई है तो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आपका है कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन को सही करना है, बिकॉज आप टेली कॉलिंग में है। योर वॉइस एंड योर कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे होंगे उसे इंटरेस्टिंग नहीं बना पाएंगे, उसे लीड नहीं कर पाएंगे और नैरेटिव्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल की कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टेक्निक्स, कुछ टैक्टिक्स होती हैं, वो भी आप लर्न कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू बुक। अगर आप बुक की समरी पढ़ना चाहते हैं 1 घंटे की, सबसे प्यारी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसकी आप समरी पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यूट्यूब में जाइए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे कुछ वीडियोस वॉच आउट करिए, ताकि आपको पता चलेगा कैसे कम्युनिकेशंस आगे लीड करते हैं। नेक्स्ट थिंग है वोकल वर्बल। वोकल मतलब होता है आपकी टोन, एंड वर्बल होता है मतलब आपका शब्द। ठीक है, आपके शब्द। तो बेसिकली वोकल में जब आप कॉलिंग में होते हैं, ठीक है, तो कॉलिंग में आपकी वॉइस जो है ना वो बहुत या तो मैजिकल हो सकती है, बहुत बोरिंग हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और उससे डिसाइड होगा कि आपका सामने वाला कस्टमर आपको टाइम देगा, आपके साथ एग्री करेगा, आगे कन्वर्सेशन करेगा, नहीं करेगा। टोन में जब हम बात करते हैं, तो अगर आप चाहो तो किसी को बोलोगे हेलो सर गुड मॉर्निंग, एक आप इस तरीके से टोन पे बोल सकते हो। या फिर जब आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो आप स्माइल करके बोलोगे, तो उसका टोन जो होगा, साउंड थोड़ा अलग आएगा। जैसे आपने बोला हेलो सर गुड मॉर्निंग, जब आप गुड मॉर्निंग बोलोगे दोनों गुड मॉर्निंग का साउंड अलग होगा। तो टोन, आपको अपनी वॉइस की टोन यूज़ करना आना चाहिए। आप किसी को वंडरफुल बोलो, किसी को अप्रिशिएट करो, स्माइल करके बोलो। व्हाट हैपन विद दैट, एक्साइटेड होके बोलो। उससे क्या होगा, वो वर्ड आप बोल तो रहे हो, लेकिन सामने वाले को टोन से ना वो कन्वर्सेशन आगे लीड करने का ना एक पावर मिल रहा है। ठीक है, तो वोकल पे अपनी टोन पे काम करो, थोड़ा सा लहजा लेकर आओ अपनी बात करने के तरीके पे। लहजा मतलब एक एक्सेंट हो गया, एक टोन हो गया, ये डेवलप करो। ठीक है, वर्बल में अच्छे शब्द यूज़ करो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। जो कॉमन वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं वो मत यूज़ करो, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, ताकि वर्ड्स बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। अच्छे वर्ड्स आप यूज़ करोगे तो उससे आपकी टेलीकॉलिंग पिचिंग में एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा फोकस करो कि आप कहाँ पे पिच में कोई अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हो, अच्छे वर्ड डाल सकते हो। वहाँ पे ये वर्ड लिखा है लेकिन इसके जगह पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होती है, आप उतने अच्छे कॉम्पिटेंट साउंड करते हैं। और आप अगर एक एजुकेटेड पर्सन को कॉल कर रहे हैं, तो वोकैबुलरी इज़ द थिंग जहाँ पे आप अपने आप को अपना सेल्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अपनी वोकैबुलरी पे थोड़े से कुछ जब पिच उठाओ, तो देखो इंग्लिश पिच में कौन सा इंग्लिश का एक वर्ड आप चेंज कर सकते हो, या आपको लगता है कि मैं इस तरीके से बोलूँगा, या फिर मैं इज दिस द राइट टाइम की जगह बोलूँगा दिस इज द राइट टाइम, आई कैन गेट यू, दिस इज द राइट टाइम। तो आप अपने स्टेप से कुछ वर्ड्स चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्क्रिप्ट में कुछ अच्छे वर्ड्स डाल सकते हो। तो वोकल वर्बल में अपना काम करो। इसके लिए भी आप वीडियोस वॉच आउट कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, और इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। प्रॉस्पेक्टिंग हम आगे सीखेंगे। अभी प्रॉस्पेक्टिंग डेवलप करो। प्रॉस्पेक्टिंग की आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले का पेन पॉइंट क्या है, सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट क्या है, जिसको आप पुश करके या टच करके वो चीज़ के लिए कन्विंस कर लोगे, या उस चीज़ को लेकर आप उसे एग्री करा लोगे। तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना आना चाहिए कि सामने वाला किस चीज़ से लीड होता है, उसका नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंसर्न क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। दैट्स कॉल्ड प्रॉस्पेक्टिंग। और वो नीड जनरेशन वाले पार्ट में हम लोग करते हैं। ठीक है, हमें समझ में आता है सामने वाले क्वेश्चन से कि उसका माइंडसेट किस बेस को लेकर है,
या फिर वो किस चीज़ से लेकर किस चीज़ को लेकर वो सोच रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट को लेकर सोच रहा है, ज़्यादा फॉरेक्स एक्सचेंज को लेकर सोच रहा है, या ज़्यादा वायर ट्रांसफर को लेकर सोच रहा है, उसका क्या माइंडसेट बन रहा है। तो उस माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना ताकि हम उसे पुश ओवर कर सके अपनी पिचिंग के दौरान, तो वो हमसे कन्विंस हो सके, हमसे एग्री कर सके। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यू हैव टू बी लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो कि जब भी कोई सिचुएशन अराइज हो उसमें हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप उसमें सिर्फ नेगेटिविटी देखोगे आप नेगेटिव रिजल्ट ही जनरेट कर रहोगे। पॉजिटिव चीज़ें देख रहे होगे तो पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग लेकर आओ। कॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव लिसनर बनना, बिकॉज अगर आप लिसन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेन पॉइंट आपको पुश करना है, सामने वाले का क्या नीड, क्या इंटरेस्ट है, ज़्यादा डिस्काउंट है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है, क्या है, या फिर वो वहाँ पे जाने के बाद कुछ सीनियर से कनेक्ट होना चाहता है, या फिर उसे एक सिम कार्ड चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें मिल पाएँ, क्या है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक्टिव लिसनिंग करना ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग में कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं कि जिससे मतलब आप सिर्फ उससे एक लाइन बोलोगे और वो सामने वाला आपसे एग्री कर जाएगा। तो एक्टिव लिसनर बनना ज़रूरी है। ठीक है, देन उसका टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा देखो, टाइम मैनेजमेंट का ये भी है कि ये EST और CST पे हम डिस्कशंस करेंगे बाद में, अभी नहीं करूंगा मैं इसमें डिस्कशन, क्योंकि ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग है। ये हम आफ्टर 1 वीक के बाद आप लोग का डिस्कशन करेंगे कि आपका EST और CST क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको ये एक बेसिक से बता दूं कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि अगर आप 8 आवर्स 9 आवर्स अगर आप काम कर रहे हैं तो उस 9 आवर्स में आप कितना क्वालिटी वर्क करेंगे और कितना क्वांटिटी वर्क करेंगे, तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट से प्रॉपर बन पाएगा। ठीक है, कि आप अपने बाकी छोटे छोटे टास्क कब डिसाइड करते हैं और आपके मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क कब डिसाइड करते हैं। जैसे आपका फॉलोअप हो गया, पंचिंग हो गया, आपका कॉल्स अटेम्प्ट हो गया, तो ये इन्हें सबको आपको कॉल बैक्स हो गए, ये सब आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। फिर जो बकेट में थे उनको कॉल करना होगा, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, फाइनेंशियल लर्निंग मैं इस पर भी आपसे डिस्कशंस नहीं करूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर वाला पार्ट है, तो मैं इस पर भी डिस्कशंस नहीं करूंगा। ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स होगी जो आप लोग को बेसिकली डेवलप करना है इस काम में परफॉर्मर बनने के लिए और एक प्रॉपरली राइट फिट बनने के लिए, कि हाँ मैं इस काम करने के लिए एक राइट फिट पर्सन हूँ। तो इस चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, वोकल वर्बल, प्रॉस्पेक्टिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्टिव लिसनिंग, टाइम मैनेजमेंट, ओके, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ऑल्सो यू हैव टू डेवलप योर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। थोड़े बहुत रिजेक्शंस आएंगे, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको वहाँ पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द थिंग, चीज़ें होंगी। ओके, ये चीज़ें समझ में आया आप लोग को? लर्निंग क्या सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है। ओके, ठीक है गाइस, ये आपके हो गए क्या कहते कहते हैं आप लोगों का बेसिक पार्ट हो गया किसके बारे पे, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग हार्ड स्किल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आपके रहेंगे फंडामेंटल पे। ठीक है, सो फोर्थ थिंग आपका हार्ड स्किल्स। देखो, आप उस इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हैं जिस इंडस्ट्री में आपको अपनी मतलब लाइक यहाँ पे ना लाइक दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। मैं आप लोग को मैं आपको बता करियर पे या फिर इतने सारे लोगों को ट्रेन करने और डेवलप करने के बाद, इतनी सारी कंपनीज के साथ काम करने के बाद, हम लोगों ने मतलब बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी थीसिस बनाए हैं जहाँ पे हमने ट्रेडिंग्स डेवलप करे हैं, हमने अपनी खुद के ब्लॉग्स राइट करे हुए हैं। हमारे अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे कंपनी का ऑफिशियल पेज है वहाँ पे फॉर्ब्स इंडिया, अगर आप जानते होंगे, फॉर्ब्स इंडिया, मिंट हो गए, ये सब वॉच करते हैं हमारे कई बार जो हम लोग कंटेंट्स डालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का हमेशा जो भी क्वालिटी कंटेंट होता है ना, ट्रेडिंग वाला पार्ट हो गया, जो भी होता है वो हम अपने कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं। बाय बिकॉज हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में, डजेंट मैटर आप 1 वीक काम करो, 2 वीक्स काम करो, 1 मंथ काम करो, बट आप अगर यहाँ पे हो तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर जाओ। ठीक है, ताकि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाओ ताकि मतलब जो आपको लाइफ में या फ्यूचर में आगे ग्रो अप कर सके। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि लर्न एंड प्रैक्टिस वाला एक जो पार्ट है, जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चीज़ आप लर्न करो, आप चाहे वो अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लर्न कर रहे हो या फिर अपना पिच लर्न कर रहे हो, उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, आप लर्न करो और उसे प्रैक्टिस करो, बिकॉज दूसरी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि लोग सीख लेते हैं और सिर्फ सीख के उसे रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उसे याद करते हो जाते हैं, बट उसे प्रैक्टिस नहीं करते। बट हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम उस काम में परफेक्ट बनते जाएंगे। पिचिंग में परफेक्ट बनते जाएंगे, क्लोजिंग में परफेक्ट बनते जाएंगे, प्रॉस्पेक्टिंग में परफेक्ट बनते जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने का ना कभी भी मतलब सीखो और प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। ये चीज़ें आपको अपने काम मतलब आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में रखना पड़ेगा। आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली भी कर रहे होंगे तो भी प्रैक्टिस हो रहा होगा, लेकिन आपको समटाइम्स कुछ चीज़ें चेंज करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है ना, जो सेल्फ है ना, वो डेवलप करना होगा। दीज और यार हार्ड स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप है, आपको बहुत ही क्वालिटेबल एफर्ट पुटअप करना पड़ेगा। क्वालिटेबल एफर्ट मैंने कल भी डिस्कशन किया था, आज भी डिस्कशन करता हूँ। आपको अपनी पिच में
ये देखना होगा कि अगर आप 20 लोगों से बात कर रहे हो और उसके बाद आपका सबमिशन सिर्फ एक हो रहा है तो आपकी पिच में कहाँ पे गलती है, वो क्वालिटी पिच नहीं है। 20 लोगों से बात करने का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली आपका 50% तो रेशो लगे, 10 लोग तो आपके कम से कम सबमिट हो और 5 लोग या 3 लोग आपके पाइपलाइन में जाएँ, ठीक है। तो आपको अपनी क्वालिटी एफर्ट्स डालने होंगे। क्वालिटी एफर्ट्स के लिए आपको अपनी पिच को हर दिन इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, हर दिन उससे एरर्स को रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका अटकना, आपका किसी पैराग्राफ को बोलने में थोड़ा सा फ्लो टूटना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वीक होना, या फिर आपका टोन सही नहीं होना उस पैराग्राफ को बोलने में, ठीक है, या फिर हेजिटेट करना आपको कोई चीज़ बताने में, तो वो थोड़ा सा आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये माइक्रो एनालिसिस करके, माइक्रो में अंडरस्टैंड करके इन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इसके बाद में सिस्टमैटिक एंड टू डू लिस्ट। तो ये आपकी लास्ट हार्ड स्किल्स के अंदर आता है। जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है, जैसे कि लाइक आपको मैंने भी बताया कि एसओपीज क्या होंगे, ठीक है, तो आपको उस सिस्टम्स को प्रॉपर्ली वैसे फॉलो करना है। अटेंडेंस जिस टाइम पे आपको बताई जाएगी उस टाइम पे अटेंडेंस सबमिट करना, जिस टाइम पे आपको स्टेटस शेयर करने का टाइम आता है उस टाइम पे स्टेटस शेयर करना, जिस टाइम पे आपको रिपोर्ट सबमिट करना रिपोर्ट सबमिट करना। तो प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ काम करना, ताकि जो हायरकी आपकी है, टीएल मैनेजर से जो भी हैं आपके, वो सारे लोग उनके साथ दिक्कत नहीं हो काम करने के लिए, बिकॉज वो लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। मतलब उनको पता है कि कैसे आगे नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने अगर सर किसी का सबमिशन करा दिया, दैट मीन्स मुझे रिपोर्ट सबमिट करना है, मुझे सीट में अपडेट करना है। मैंने सीट पे अपडेट नहीं किया, मतलब जब सर उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे आफ्टर वीक के बाद में कि रोनित का यहाँ पे रिपोर्ट पे दिख रहा है कि रोनित ने 20 सबमिशन कराए हैं या 50 सबमिशन कराए हैं, और उसकी सीट में मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 सबमिशन दिख रहे हैं, यहाँ पे 20 पंच लीड दिख रही है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, दोनों मैच कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिस्टमैटिक रहना है, जो सिस्टम आपको दिए हुए हैं उसको एज इट इज सिस्टमैटिक वे पे काम करना है, ठीक है, ताकि आपके ऊपर सीनियर्स हैं और आपसे कोई चीज़ मिसमैच नहीं हो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रह के इसे प्रॉपरली काम करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हार्ड स्किल्स रखनी है? ओके, निश्चय, बलजीत, ओके, धीरज, पुष्पा, ओके, रोशनी, ठीक है। गाइस मुझे सबका एक आंसर चाहिए होगा। धीरज, रोशनी, ओके, ठीक है। सो ये था आप लोगों की 4 चीज़ें जो बेसिक आप लोग को रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को लगा होगा कि ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा या क्यों करेगा, मैंने आपको बताया कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आगे मैं काम करेगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोग के साथ काम करूँ जिन्हें दे आर फ्रेशर, वॉट एवर दे आर एक्सपीरियंस और फ्रेशर, बट दे आर नॉट कॉर्पोरेट पीपल। मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइप से बिहेव करें, उस टाइप से आप अपने एक्शंस लें जो कि कॉर्पोरेट पीपल्स की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक क्वालिटीज एंड बेसिक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो आपको उस टाइप से आप आगे वॉक करें, ठीक है, ताकि आपका जब हम कभी मैं कम्युनिकेशन करूँ आगे फर्दर ग्रोथ के बारे में, तो हम सबकी फ्रिक्वेंसीज मैच करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर इसको ऐसे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हाँ सर मैं इसकी ऐसे क्लोजिंग करवा सकता हूँ सर। तो वो चीज़ें हम सबके वो जो है ना फ्रिक्वेंसीज मैच करें जब भी हम आगे डिस्कशंस करें। ओके, तो ये चीज़ें आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, फंडामेंटल पे। अब आप टेली कॉलिंग के फंडामेंटल पे जा रहे हैं तो आपको टेली कॉलिंग का फंडामेंटल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओके, टेली कॉलिंग का फंडामेंटल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और उस पर अगर आपका ऐसा कुछ केस है कि जहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, उसका नींव बहुत कमज़ोर है, तो बड़ी बिल्डिंग नहीं क्रिएट हो पाएगी। सिमिलरली आपके साथ भी होगा कि जितना आपसे भी आता है या जो भी आप जितनी भी आप स्किल्ड है, उससे आप एक सर्टेन रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। 20 नंबर, 50 नंबर, 60 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट्स मंथ के, एक सभी का एक लेवल होगा, उस लेवल तक जा सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, आप कितने भी आप अपनी अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है और आप नई स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, तो आपका जो फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है ना, तो वो स्किल्स को सपोर्ट कर पा रहा होगा और ऑटोमेटिक आपके नंबर्स ग्रो अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल्स में आप लोग को कुछ शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसे देख के थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल सही बना रहे। तो ये आप लोगों का फंडामेंटल है टेली कॉलिंग का, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग कि हम वहीं पे हैं। सो एक मिनट देना। यस, स्क्रीन विजुअल है ना संजीव जी मेरी? प्लीज़ कोई भी मुझे बता दे एक बार। 2 मिनट में आप लोग को दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी पानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा सा वाटर ले लूँ, क्योंकि मैं भी आपसे काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ। सब 2 मिनट दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो पहले एक बार थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर लेते हैं ताकि फिर हम स्टार्ट करें। रोशनी, हेलो। रोशनी, प्लीज अनम्यूट Yes, योरसेल्फ sir. डियर। डियर, समझ में आया कैसा आइडल टीम मेंबर, एक कैसी कॉर्पोरेट एथिक्स बनाने हैं अपने अंदर, कैसे डेवलप करनी है? Yes, sir. बिल्कुल. ओके, आगे कैसे करना है, कैसे सीखना है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, रोनित। यस सर। ओके, ठीक है। रोनित, क्या लगता है कि जो चीज़ें मैंने अभी बताई, क्या क्या चीज़ें मतलब क्या एक्स्ट्रा लेकर आएंगे आपके करियर पे? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी डेवलप काफ़ी करेगी, मतलब जो आपने बताया कि पंचुअलिटी लाएगी, उससे खुद का ही मतलब कैरेक्टर डेवलप होगा कि न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी, मतलब हार्ड वर्क वगैरह जो है सब कुछ, ये लीडरशिप, ये सब कुछ न्यू होगा, तो मतलब ये खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप करेगी। ठीक है, गुड। पुष्पा, आपको क्या लगता है? ओके है सर। जो मेन थिंग है वो यही है कि सामने वाले के पे जो हम समझाना चाह रहे हैं वो इम्पैक्टफुल हो एटलीस्ट। या, अगर वो इम्पैक्टफुल होगा तो वो अपने आप ही हमारे पास अट्रैक्ट होगा। दैट्स ग्रेट। या, धीरज। थैंक यू पुष्पा। धीरज, आपको क्या समझ में आया? ओके ओके, ठीक है संजीव। बलजीत, बलजीत आपको क्या क्लियर हुआ? ठीक है धीरज, ओके, इट्स ओके। संजीव मी टोल्ड दैट यू आर अ टीम लीडर। Yeah. So actually, I'm just taking the understanding of the process. या श्योर, आई विल जस्ट जस्ट मैं वन बाय वन सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को कवर अप कर रहा हूँ। बलजीत, हेलो। Okay. बलजीत, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, आई थिंक सो सी इज सम अदर, कहीं तो बाहर हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं आप लोग को फंडामेंटल जल्दी से क्लियर करता हूँ बिकॉज हमें फिर आगे स्क्रिप्ट भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। सो देखो, बेसिकली आप लोगों का पहला है प्रोफेशनल पर्सन। जब भी आप साउंड करें, थोड़ा सा प्रोफेशनल पर्सन साउंड करें। तो प्रोफेशनल पर्सन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के इंडस्ट्री में पर्सन होते हैं जब कॉल कर रहे होते हैं, प्रॉस, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल। प्रॉस वो लोग होते हैं जो लोग वी कॉल देम अनाड़ी, जो सिर्फ काम को कर रहे होते हैं बिना कुछ सीखे हुए, और सिर्फ उसको एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, अटेम्प्ट लगा रहे होते हैं, जिससे उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते। एमेच्योर, जो लोग अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करते, दे आर वो काम तो कर रहे हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म टाइम भी हो गया, बट दे स्टिल डूइंग द सेम थिंग्स, दे डोंट वांट टू लर्न समथिंग न्यू एंड दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। सो दीज आर द एमेच्योर पीपल। प्रोफेशनल पर्सन वो होते हैं जो लर्न करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको प्रोफेशनल पर्सन की तरह काम करना है इस प्रोसेस पे, ठीक है। सो प्रोफेशनल पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ की स्किल्स होती हैं। पहला होता है कि दे आर स्पेसिफिक विद देयर टाइम। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग स्पेसिफिक रहिए, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको कितने डाल्स करने हैं, ठीक है, और कितने सबमिशंस निकालने, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं स्पेसिफिक बनाइए, ओके। अपने डायल्स स्पेसिफिक बनाइए, अपने बनाइए कि आज मुझे 10 नंबर या 8 कैंडिडेट्स या 20 स्टूडेंट्स को आज मुझे इनरोल करना है, 20 स्टूडेंट्स को आज मुझे क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट के लिए पंच करना है। अपना स्पेसिफिक बनाइए, ओके। अपने टाइम के साथ स्पेसिफिक रहिए कि इतने टाइम में मुझे इतना रिजल्ट निकालना है, ओके। सेकेंड है वेल प्रिपेयर्ड। जैसा मैंने बताया, प्रोफेशनल पर्सन वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में लर्न अल्टिल द लास्ट ब्रीथ। जो भी चीज़ें वो लर्न कर रहे होते हैं वो हमेशा लर्निंग में रखते हैं अपने आप को, ओके। एंड द लास्ट वन, एक्ट एंड स्पीक। आप जो भी आपका एक्शन होगा या फिर जो भी आप स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी कैजुअलिटीज मत लेकर आइए, ओके। आप सामने वाले को साउंड करिए कि यू आर द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन यू आर। लाइक वो सामने वाला जब कॉल पे होना तो समझ में आना चाहिए कि यार मैं किसी एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ हु इज़ एजुकेटेड, हु इज़ स्मार्ट एंड हु इज़ प्रोफेशनल, ओके। सो ये चीज़ें आप लेकर आइए। तो एक प्रोफेशनल पर्सन का एक पहले तो पर्सोना लेकर ही आगे प्रोसीड करिए, ओके। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि या टेली कॉलिंग की ट्रेनिंग के कुछ मॉड्यूल्स हैं। मैं इस पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट हाँ, आई होप सो कि मैं आप लोग को ओवरव्यू एक छोटा सा दूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोसेस में यू गाइज आर आप लोग इतने अभी कहा जाए कि आप भी इतने डेवलप्ड हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग हैं कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। बट मैं ये ट्रेनिंग जो है ये हम लोगों ने यूनिवर्सल बनाई है हर एक इंसान के लिए, कि जो थोड़ा सा कम कम डेवलप्ड है या कम अभी तक उसने काम किया, इस फ्रेशर एक्सपीरियंस, तो हमने ये ट्रेनिंग्स वैसे डेवलप करी है कम्प्लीटली, ताकि हर एक इंसान उस चीज़ को टेक्निकल चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके कि उस टेक्निकल चीज़ों को कैसे फॉलो करना है। तो आपकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में ये कुछ चीज़ें होंगी: लॉ ऑफ एवरेज, कंसल्टेंट अप्रोच, एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, कस्टमर टाइप, हाई बेनिफिट्स, नॉलेज कन्विक्शन स्किल्स, पावर ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसेस इन डिटेल्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा फास्टली, ठीक है।
आप लोग इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट तो वैसे ले लोगे तो भी चलेगा, बट आई थिंक सो आपको इसे लिख लेना चाहिए। अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में भी जल्दी आएगा और हम कवर अप भी जल्दी कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली क्या है कि ये हर इंसान के लिए सेम सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे आपको अगर लॉ ऑफ एवरेज समझना है तो पहले आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझनी पड़ेगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल जो कहता है वो बोलता है कि हम हर मतलब लाइक हर एक इंसान हर एक प्लेस और हर एक चीज़ के लिए कोई भी कोई भी थिंग्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। वो किसी के लिए अलग नहीं हो सकता और हम उसे देख नहीं पाएंगे, बट हम सबके लिए वो एप्लीकेबल होता है, ओके। हर प्लेस में हर चीज़ के लिए और हर इंसान के लिए कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगा। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, सॉरी लॉ ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली लॉ ऑफ एवरेज भी सेम काम करता है, ओके कि लाइक आप कितने डाल्स कर रहे हैं, ठीक है, उससे कितने आपके कन्वर्ट होंगे, उसमें एक लॉ ऑफ एवरेज लगेगा। आप जो भी डाल करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे आपने 100 डाल्स करें, ठीक है, तो 100 डाल्स में आपके जो कनेक्टेड कॉल होंगे, मतलब जिनमें नंबर्स लगेगा, सपोज करते हैं वो होगा आपका 70। 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो बिजी आ रहे होंगे, स्विच ऑफ होंगे या आउट ऑफ नेटवर्क होंगे, ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। उन 70 नंबर्स के बाद में जो आपके पिक्ड होंगे, मतलब जो कॉल आपके पिक करेंगे, ठीक है, उस पे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 40। 30 नंबर्स ऐसे होंगे, 25 नंबर ऐसे होंगे जो कि ट्रैवल कर रहे होंगे कहीं पे, या फिर वो अभी कहीं पे स्टक होंगे, किसी मीटिंग में होंगे, किसी सेमिनार में होंगे, कहीं पे होंगे, या फिर किसी हिज लाइक ऑन गोइंग किसी प्रोसेस में होंगे जिसकी वजह से उसने आपका कॉल पिक नहीं कर पाया, ओके। उस 45 पिक करने वालों में से भी जो आपको लिसन करेंगे, मतलब आपसे पूरी आपकी पिच सुनेंगे, वो होंगे कितने, आपके 28 लोग, ठीक है। बाकी के जो 12 लोग होंगे वो हो सकता है 12 या 17 16 जितने लोग भी होंगे, उनमें से कुछ लोग बोलेंगे कि आप मुझे कॉल बैक करिएगा, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं मैं भी मुझे बाद में कॉल करिए, कॉल बैक्स में दे देंगे, या कोई भी अदर रीज़न की वजह से आपका कॉल कट कर देंगे। हो सकता है मैंने फ़ोन पिक किया एंड सडनली वो बहुत रश में थे, मार्केट में थे, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, ओके। तो 28 पीपल हैं जो आपको प्रॉपर पिच पे सुनेंगे, ठीक है। 28 पीपल को पिच करने के बाद में क्वालिफाइड होना, यानी कि दे हैव I-25 फॉर्म एंड ऑल द थिंग्स, ना अदर चीज़ें, सारी चीज़ें वो होंगे। सपोज करो कि 12 लोग ऐसे निकलेंगे जो क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। ये एक जस्ट नंबर है, एग्जांपल है, ठीक है। मैं सिर्फ सीनियरिटीज बता रहा हूँ आपको, ये जस्ट एग्जांपल है, ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। तो 12 पीपल्स आर क्वालिफाइड एंड देन जो सबमिशन पंचिंग होंगी, क्लोज होंगे, जो पंच करेंगे आप जिनका उस पर, वो हो सकते हैं आपके 5, ठीक है। तो दीज आर द लॉ ऑफ एवरेज। प्रोफेशनल पर्सन ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका हर एक कॉल कहते हैं क्लोज नहीं होगा। दे नो दैट कि हम सबका एक लॉ ऑफ एवरेज है, आपका भी होगा, आपके सीनियर का भी होगा, मेरा भी होगा। मैं भी कॉल करूंगा तो मेरा भी लॉ ऑफ एवरेज होगा। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज एग्जीक्यूटिव इन माय करियर, मुझे याद है कि मैंने 26 पीपल्स को प्रेजेंटेशन दी थी। 27th नंबर के बंदे ने, 27th नंबर के कॉलेज ने मेरा सॉफ्टवेयर परचेज किया था 1 लाख रुपीज़ का, 1,60,000 रुपीज़ का सॉफ्टवेयर था उस टाइम पे जब मैं काम करता था, ठीक है। तो हर एक इंसान का एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, ओके। इन द आउटबाउंड प्रोसेस या जहाँ पे भी एफर्ट से अटेम्प्ट लगाए जाते हैं, उन सब जगह पे एक कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है। और आप इसे मानो या नहीं मानो, ये सबके साथ काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपके पहले 5 जो क्लोजिंग है वो कितने लोगों से बात करने में आई। तो आपको समझ में आएगा कि 5 डिवाइडेड बाई 28, तो आपको समझ में आएगा कि यार 3 या 4 पीपल से बात करने में मेरा एक सबमिशन निकल के आ जाता है। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज समझ में आएगा कि ये मेरा लॉ ऑफ एवरेज है करंटली का। तो अगर मेरा दिन का टास्क है 10 नंबर मुझे क्लोज करने हैं, तो मुझे सिंपल तरीके से 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देना है। 5 और 10 कर दिया तो 50 नंबर। तो मुझे 50 लोगों से बात करना है। 50 लोगों से बात करने के लिए मुझे कितने डायल करने पड़ेंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो दीज इज द क्या होता है, ये आपका लॉ ऑफ एवरेज इस तरीके से काउंट करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने लॉ ऑफ एवरेज को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग आगे काम करते हैं, ठीक है। सो आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपका लॉ ऑफ एवरेज कितने में लगता है। फिर ये लॉ ऑफ एवरेज जो है टाइम के साथ ग्रो करता जाएगा, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आप सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते जाएंगे, तो वहाँ पे आपका लॉ ऑफ एवरेज ग्रो करेगा, ओके। हो सकता है कि अभी आप जो कॉल करोगे उसमें आप 28 में 12 लोगों को क्वालिफाइड कर पाओ, 12 लोगों को इंटरेस्टेड कर पाओ, बट अगर आपके सीनियर्स करेंगे तो 28 में से 20 लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज दे नो द टेक्निक्स, दे नो द स्ट्रेटजीज, कि कैसे स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, दे नो दैट। तो दैट्स द डिफरेंस। तो आने वाले टाइम पे जब आप एक्सपीरियंस होंगे, स्किल्ड होंगे, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी पैनिक नहीं करना है। आपको ये समझना है कि हमारा लॉ ऑफ एवरेज है। कई बार क्या होता है, एग्जीक्यूटिव 5-10 कॉल करते हैं, बोलते हैं सर हमारे 10 कॉल हो गया, दे पीपल आर नॉट लिसनिंग अस, पीपल आर नॉट सबमिट नहीं हो रहा है सर, पीपल आर नॉट गिविंग अस टाइम, पीपल आर नॉट पिकिंग अस कॉल, सर बहुत सारे नंबर स्विच ऑफ हैं, एंड सो ऑन। एग्जीक्यूटिव ये ब्लेम करते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आप 50-80 नंबर्स डायल नहीं कर लेते, तब तक आप किसी भी
सीनियर को ये मत बोलिए कि सर ये सिचुएशंस हो रही है। आप पहले आप 80-70 नंबर्स पे डायल करें, पहले आपका काम ये होता है और मैं यही चाहूँगा आप लोग से। अगर कल आपको डेटा दिया जाता है, पहले आप अपने नंबर्स को स्क्रैच करिए, पहले मोमेंटम क्रिएट करिए। आपके 70-80 नंबर ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद देखिए सर आज मेरे नंबर में ना ज़्यादा स्विच ऑफ थे, आज मेरे ज़्यादा नंबर में ना कॉल बैक्स नहीं मिल रहे थे। देन वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है वहाँ पे। आप 10, 15, 20 कॉल, 30 कॉल करने के बाद बताओगे सर ये इशू आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ इशू, दैट इज़ अ लॉ ऑफ एवरेज। ओके, तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द लॉ ऑफ एवरेज? नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका है लॉ ऑफ एवरेज के बाद में सेकंड पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। ये गलती करते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। देखो लॉ ऑफ एवरेज को एक सेकंड पॉइंट में होता है कि देखो आप जब कॉल कर रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि कौन से नंबर का कैंडिडेट, कौन से नंबर का कस्टमर आपका आपसे सबमिट होगा, ठीक है। ये एक इस तरीके सॉरी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ था। वॉइस आ रही है ना अभी आप लोग को? ठीक है, तो ये आप लोगों का फंडामेंटल में सेकंड पार्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कौन से नंबर का कैंडिडेट हमारे से सबमिट होगा। ये किस तरीके से समझने की ज़रूरत है। आपके पास एक चाबी का गुच्छा है और आपको एक ताला अनलॉक करना है, तो आपको हर चाबी को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने 4 चाबियाँ बहुत अच्छे तरीके से लगाई और बाकी की चाबी आप अच्छे तरीके से नहीं पिटअप कर रहे हैं, ओके। तो सिमिलरली आपके नंबर से भी ऐसे होता है। कैंडिडेट्स 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर अच्छे तरीके से डाल कर लेते हैं, बट उसके बाद जब उनको रिजेक्शंस मिलते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ में कैंडिडेट सबमिट नहीं होते हैं, उसके बाद जो उनकी पिचिंग होती है बहुत डल हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। तो ये गलती मत करिएगा। मेक श्योर ध्यान रखिए कि आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको नहीं पता कि आपका 7th नंबर का बंदा, 5th नंबर का बंदा या 10th नंबर का बंदा, कौन से नंबर का बंदा आपका सबमिट होगा। तो आपको हर एक पर्सन को प्रॉपर पिचिंग करने की जरूरत है, ओके। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको हर एक इंसान को एनर्जेटिक होकर और प्रॉपर पिचिंग करनी है। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके नो वन नोज, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कंसल्टेंट अप्रोच। 2 तरीके के अप्रोच होंगे आपके जब कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। एक अप्रोच होगा जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होगा, अनस्किल्ड बेस्ड होगा। दूसरा होगा कंसल्टेंट अप्रोच। प्रोडक्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच होता है वो हमेशा फेल होता है, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट या जो भी आप सर्विस देना चाहते हो उसमें उसको पिच करने में फोकस कर रहे होते हैं। बट जो कंसल्टेंट अप्रोच होता है वो हमेशा सामने वाले की कोई नीड या फिर सामने वाले की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोकस कर रहा होता है, नीड फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको कंसल्टेंट अप्रोच रखना है, ठीक है। बिकॉज कंसल्टेंट अप्रोच ही आपको क्या तो कहते हैं ज़्यादातर क्लोजिंग्स ला के देगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो एक सेल्समैन या प्रोडक्ट अप्रोच होता है वो इस तरीके से होता है कि लोग प्रोडक्ट को पिच कर रहे होते हैं, बता रहे होंगे कि नहीं सर जॉल्व ऐसा है, सर जॉल्व ये है, सर जॉल्व ये फीचर दे रहा है, जॉल्व ये करेगा। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पे बात कर रहे होगे ना, तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा आपसे कन्विंस नहीं होगा। आपको बात करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट से सामने वाले को कहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, कहाँ पे उसकी नीड फुलफिल हो रही है, कहाँ पे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इस पे बात ज़्यादा करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड अ कंसल्टेंट अप्रोच, ठीक है। आपको पहले उठा के ये नहीं करना कि आपको जस्ट आपने रैपॉर्ट बिल्डअप नहीं किया और आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। आपको प्रॉपर नीड जनरेशन करना है, देन उसके बाद अपने प्रोडक्ट का डिस्कशन इन्फॉर्मेशन देना है, देन उसे ये समझाना है कि उसे ये सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये सारी उसकी नीड फुलफिल होंगी, ओके। तो ये काम आप कैसे करोगे? कंसल्टेंट अप्रोच से, ओके। कंसल्टेंट अप्रोच में कुछ की स्किल्स होते हैं। पहला है एक्टिव लिसनर, जैसे कि मैंने बताया, सुनना पड़ेगा आपको कि सामने वाले का क्या इंटरेस्ट क्या है, किस फॉल पे वो जा रहा है, उसका आइडेंटिटी फॉर्म आ गया है नहीं आ गया है, और उसने अभी बैंक अकाउंट्स के लिए कुछ किया है नहीं किया है फॉरेन पे। आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो, स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं है बट आप पूछ सकते हो कि अभी आपने सर कोई फॉरेन अकाउंट्स के लिए कुछ अप्लाई किया, कुछ फॉरेन अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बताएगा या हाँ कर दिया या नहीं किया है, कहाँ पे कर दिया है। तो आप ऐसा ही पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रोल द नैरेटिव्स। सामने वाला पर्सन कितना भी ऑब्जेक्शन दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एक कंसल्टेंट पर्सन वो होता है जो नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो ये कंट्रोल करता है कि सामने वाला भले ऑब्जेक्शन दे रहा है, मुझे उसे सही आंसर करके वापस से प्रोसेस पे लेकर आना है, उसका भी फॉलो थ्रू का प्रोसेस चल रहा है तो मैं उसे फॉलो थ्रू पे लेकर आऊँ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि वो नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन फॉर देयर बेनिफिट्स। ये आगे भी डिस्कशन करेंगे हम। तो वो बेनिफिट्स पे बात करता है, ठीक है। वो ये बात नहीं करता कि प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, वो बात करता है कि क्या बेनिफिट उससे मिल रहा है, ओके। फॉलो द प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है, जैसे आपके स्क्रिप्ट में जो कलर कोड बने हुए हैं वो प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इस पर भी हम आगे डिस्कशन अभी करेंगे जस्ट। तो वो प्रोसेस को फॉलो करता है। कंसल्टेंट पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन जो होता है, कंसल्टेंट अप्रोच जब करता है तो वो प्रोसेस को फॉलो करता है, बिकॉज उसे पता होता है कि प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है नेवर जज पीपल।
देखो कई बार क्या होता है, आप कुछ लोगों से कम्युनिकेट करोगे और कम्युनिकेट करके लगेगा यार ये पर्सन कम्युनिकेट में साउंड सही नहीं कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन में साउंड सही नहीं कर रहा है, मतलब मेरे कस्टमर टाइप का नहीं लग रहा है। तो आपको वहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सिंपल सा बेसिक समझने की ज़रूरत है कि वो सामने वाला पर्सन जो है, आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको वहाँ से लीड्स मिलेंगे, वहाँ से सबमिशंस आएंगे जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, और कई बार वहाँ से लीड्स या सबमिशंस नहीं आएंगे जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज़ द थिंग कि आप लोग को समझना है कि आपको किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द कंसल्टेंट अप्रोच यू हैव टू कैरी विथ योर सेल्फ व्हेन जब आप कॉल या पिच कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका फंडामेंटल में वोकल एंड वर्बल, जो कि मैंने डिस्कशंस किया। वोकल एंड वर्बल मैंने आपसे पहले भी डिस्कशंस कर चुका है, तो मैं इसे आगे डिस्कशंस नहीं करूँगा। आप इसे जाके प्रॉपर्ली यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। देखो रिजल्ट एफर्ट्स का बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। गलती ये होती है लोगों से, मैं ज़्यादातर देखता हूँ काम करने वाले को, जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, लोग हमेशा रिजल्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, एफर्ट्स पे फोकस नहीं करते। वो दिन भर उनके दिमाग में रिजल्ट चल रहा होता है कि मुझे आज 5 सबमिशन निकलना है, 10 सबमिशन करना है, 5 अब्रॉड स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है। दैट्स ऑलवेज द फोकस ऑन रिजल्ट्स। दिस इज द गुड थिंग, बट नॉट, आपको रिजल्ट से ज़्यादा भी पहले अपने एफर्ट्स में फोकस करना हो। आपको चेक करना हो क्या आपके एफर्ट्स मतलब पूरे प्रॉपर क्वांटिटी पे लग रहे हैं, मतलब आपका जो भी क्वांटिटी है और क्वालिटी है, इस पे आपको पहले फोकस करना पड़ेगा। क्वांटिटी पे कि आप कितनी कम नंबर पे डायल कर रहे हैं या कितने ज़्यादा नंबर पे डायल कर रहे हैं, उससे डिसाइड होगा कि आपके कितने ज़्यादा रिजल्ट होंगे, कितने कम रिजल्ट होंगे, ठीक है। मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे प्रॉपर्ली। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि आपकी क्वांटिटी डिसाइड करती है, आपके एफर्ट्स की क्वांटिटी डिसाइड करेगी आपको कितने कम रिजल्ट मिलेंगे या कितने ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। क्वालिटी का मीन्स है कि आपको, आप 50 लोगों से बात करो फिर भी 4 नंबर ही सबमिट हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी क्वालिटी, पिचिंग क्वालिटी कंप्लीट का है बहुत ख़राब है, बहुत लो है। एफर्ट्स में आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो आ रही है पिच की, तो आपको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पिच इन्हांस करोगे तो 50 में से आपके 20-15 भी सबमिशंस होंगे, ठीक है। तो पहले आपको अपने एफर्ट में फोकस करना होता है। अगर आपका एफर्ट्स आपने सुधार लिया, आपने पहले क्वांटिटी सही कर ली, फिर क्वालिटी सही कर ली, रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। वो बाय प्रोडक्ट होगा आपके एफर्ट्स का। आपके एफर्ट्स सही पुटअप होंगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक निकल के आएंगे, ठीक है। तो पहले एफर्ट्स में फोकस करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक निकल के आएंगे। रिजल्ट्स पे भी हम फोकस करेंगे, बट सबसे पहले हमें एफर्ट्स में फोकस करना है। हमारे एफर्ट्स सही हो गए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर हम नंबर ऑफ रिजल्ट्स पे बात करेंगे कि आज हमें कितने रिजल्ट निकालने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम इस पर, एफर्ट्स वर्सेज रिजल्ट्स के बाद में आप लोगों का कस्टमर टाइप पे। तो कस्टमर टाइप में 2 सेगमेंट आते हैं। दूसरे 2 सेगमेंट्स में आपका सिर्फ एक सेगमेंट आपके आपके प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट होता है, बाकी सेकंड सेगमेंट नहीं होता है। तो सिर्फ हम उसको समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। कस्टमर टाइप में आप लोगों का जो है, देखो 4 टाइप के कस्टमर आपको मिलेंगे, और इन चारों कस्टमर को कैसे लीड करना है, कैसे करना है डील, ये लिख लो आप, ठीक है, ताकि आप इसको आगे समझ पाओ। अभी तक जो मैंने पहले समझाया पिछले वो समझ में आया, जो पुराना भी मैंने आप लोग को समझाया, रोनित, रोनी एंड बलजीत। ओके ठीक है, डन। सो कस्टमर टाइप में आप लोग के 4 टाइप के कस्टमर होंगे। पहला है नेगेटिव, प्राइस टैगर नेगेटिव एंड डिटेल ओरिएंटेड एंड इमोशनल। प्राइस टैगर वो होते हैं जो हमेशा वो चीज़ परचेज करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बहुत चीप होती है, सस्ती होती है, दैट्स कॉल्ड अ प्राइस टैगर। तो ऐसे लोगों को ओवर वैल्यू बता के या फिर हमेशा डिस्काउंट बता के इंसान कन्विंस करता है, बट हमारे केस में नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे केस में हम जो भी चीज़ करा रहे हैं उसके लिए कोई भी चीज़ चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो वहाँ पे प्राइस टैगर वाला हमारा केस बहुत जीरो रहेगा, ठीक है। नेगेटिव वो इंसान जिसको कोई भी चीज़ दे दो वो हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखेगा कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, मैं लिंक्स में नहीं जाऊँगा, या फिर बैंक्स में मुझे पता है कि दूसरे इंडियन बैंक्स में ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। दे आर द नेगेटिव पर्सन। इन्हें आप एक सर्टेन टाइम दे सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम देना आपके टाइम को वेस्ट करना। नेक्स्ट आता है डिटेल ओरिएंटेड होना। डिटेल ओरिएंटेड में कुछ लोग होंगे जो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, दे वांट डिटेल्स। वो हमेशा दे आर द स्मार्ट कंज्यूमर जिनको डिटेल्स चाहिए। उनके पास जब प्रॉपर डिटेल्स होगी तब जाके वो उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उनके पास प्रॉपर डिटेल्स नहीं होगी वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा थ्रू डिटेल्स कि उनके डिटेल्स में क्या क्या उनको बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आएगा इमोशनल। इमोशनल वो लोग होंगे जो चीज़ कोई भी चीज़ तब करते जब उन्हें अच्छा लगता है या गुड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वो चीज़ करने के बाद में जैसे लाइक 2 ही चीज़ होती है, या तो वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर उन्होंने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया था वो दोबारा नहीं करना चाहते। दैट्स कॉल्ड इमोशनल कस्टमर टाइप, ओके। तो जो लोग कुछ अच्छा लाइक उन लोग चाहिए कि यार मैं ज़्यादा ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं पे करना चाहता, मैं ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस नहीं चाहता, मैं अपनी स्टडी के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, दैट्स कॉल्ड इमोशनल कस्टमर टाइप। तो उन्हें आप उस टाइप से पिच करेंगे।
तो ये 4 टाइप के कस्टमर होंगे, 4 टाइप के कस्टमर को आपको इसके अकॉर्डिंगली हैंडल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये आपको आगे फेस होना है, तो आपको इसके लिए आगे से प्रिपेयर होना है। ठीक है, ये आप लोग के सेगमेंट्स पे काम नहीं करते, इस पर हम डिस्कशंस नहीं करेंगे। हाई बेनिफिट्स में जैसे मैंने डिस्कस किया कि देखो सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी चीज़ें करते हैं वो आप करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, चाहे आप आपका ब्रश करना हो गया, ब्रेकफास्ट करना हो गया, लंच करना हो गया, आपका डिनर करना हो गया, हर एक चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही होती है। तो कोई भी इंसान जब आपसे सुनेगा, कोई भी बात करेगा ना, तो पहले फोकस करेगा अपने फ़ायदे के ऊपर। तो आपको कोशिश करना है कि आपको पहले उन्हें फ़ायदा बताना, उनको बेनिफिट्स में ज़्यादा फोकस करना, उसे हाइप करना है। जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं ना कि ये बेनिफिट्स हैं, इतना सब कुछ आपको डिस्काउंट्स मिलेगा, इतनी एनुअल फीसेस हैं, एनुअल फीस 0 है, ये आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको स्टडी के टाइम परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपकी सिविल अच्छी होनी अच्छी, आपको दूसरे बैंक्स पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो उन बेनिफिट्स को आपको हाइप करना पड़ेगा अपनी पिच के दौरान। ठीक है, ताकि सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, नेक्स्ट आपका इसी हाई बेनिफिट्स में है कि पीपल फीचर्स नहीं चाहते, पीपल जो है बेनिफिट्स खरीदते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स हमें हाइप करने हैं। ओके, सो बेनिफिट्स हाइप करिए अपनी पिच के दौरान। देन उसके बाद में नॉलेज कन्वेक्शन स्किल्स, ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखो नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, तो आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज होगा अपने प्रोडक्ट का, अपने इंडस्ट्री का, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा बात करने के दौरान, पिच करने के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कन्विक्शन, कन्विक्शन गिव्स यू बिलीफ। सो बेसिकली आप जब ये आपको बिलीव होगा कि जो आप प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को, वो सच में हेल्पफुल है या नहीं है, इससे आपके पिचिंग का एक कन्विक्शन, एक बिलीव सामने ट्रांसफर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी आपके कन्विक्शन, एक बिलीव रखना है जो भी चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज स्किल्स, स्किल्स गिव्स योर सर्वाइवल स्ट्रेंथ। सो बेसिकली स्किल्स में आपको ये समझना होगा कि जो कम्युनिकेशन है, वोकल वर्बल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, क्लोजिंग है, फॉलो थ्रू है, ये सारे स्किल्स आपको ना उस पिच में आगे गो थ्रू होने में हेल्प करें। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना आपको स्किल्स को लेकर। ओके, सो ये पार्ट हो गया आपका लाइक फंडामेंटल का, बेसिकली पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे या फिर बाद में कंप्लीट करेंगे किसी और ट्रेनिंग में, क्योंकि इतने आपके लिए काफ़ी अभी के लिए। लास्ट अब आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं शो कर देता हूँ पिच पे, कि पिच पे क्या आपका प्रोसेस है, और उसके बाद फिर हम इस मीटिंग को कवर अप करेंगे। आप लोग को फिर उसके बाद में सिर्फ मॉक कॉल्स रेडी करना है, और मॉक कॉल्स रेडी करने के बाद में मॉक कॉल्स रेडी करने के बाद कल आपको डेटा साइन होगा, जिन लोगों का सबमिशन हो जाएगा, जिनकी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो जाएगी। एक मिनट, मुझे किसी से बात करना है यहाँ पे। हरजिंदर आपको पता नहीं था कि क्या टाइमिंग है आप मीटिंग की, ट्रेनिंग की? आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं आज। संजीव भी मेक श्योर आप ट्रेनिंग ग्रुप में सारे कैंडिडेट्स को ऐड करके रखिए, बिकॉज लाइक ये ट्रेनिंग्स हम बार बार नहीं करेंगे ना, है ना? आपको पता है कि लाइक वन डे, लाइक बिकॉज दीज आर द ट्रेनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोजेक्ट सक्सेस। अगर देयर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दे विल नॉट हैंडल द प्रोसेस एंड दे विल नॉट हैंडल द कस्टमर्स। तो ये चीज़ें हमें चाहिए कि हमारे सारे कैंडिडेट्स एक प्रॉपर गो थ्रू हो सारे ट्रेनिंग प्रोसेस से, बिकॉज आई नो दैट यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, बिकॉज मेरा आपसे पुराना भी काफ़ी अच्छा काम रहा है, तो मैं जानता हूँ कि आप भी इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इन चीज़ों की। या तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों का थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो ये पिच है, पिच में आपकी कुछ चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, कस्टमर प्रोफाइलिंग, अबाउट सॉल्व, तो ये आप लोग का प्रेजेंटेशन में आता है। नीड जनरेशन एक आपका है, फिर प्रेजेंटेशन में जो भी आपका ब्लू मार्क है प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, देन आपका आता है द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर आपका पिंक में जो मेंशन है वो आपका क्लोजिंग आता है। ठीक है, तो आप लोग को फोकस क्या करना है, आपको समझना है कि दिस इज़ द प्रोसेस। ओके, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस इज़, प्रोसेस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। मैं प्रोसेस में आप लोग को पहले कुछ चीज़ समझाता हूँ। देखो पावर ऑफ प्रोसेस, हाँ ये मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग इस पेज को समझ पाओ। मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कोई मुझे किससे बात करूँ मैं यहाँ पे, कोई है नहीं, चलो ठीक है। देखो प्रोसेस पे मैं आपको बताऊँ कि प्रोसेस एक बेसिक चीज़ होती है कि हम लाइक अगर आप लोगों में से किसी ने चाय बनाना आता होगा किसी को, ठीक है, बलजीत प्लीज़ अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, चाय बनाना रोशनी से भी आता है। रोशनी प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ, या बल्कि कोई भी आप लोग कर लो, दोनों में से कोई एक से। यस सर। सो रोशनी, आपसे चाय बनानी आती है? टी कैसे बनाते हैं? हाँ जी सर।
आपने किसी सीखा? मम्मा से, राइट? हाँ सर। उन्होंने अपनी मम्मा से सीखा होगा, राइट? हाँ जी सर। सो दिस इज द लाइक कि ये प्रोसेस जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, ठीक है? और जब आपने स्टार्ट किया होगा रोशनी, आपका जब आपने पहली बार चाय बनाई तो कैसी बनी थी? खराब बनी थी, अच्छी बनी थी? सर अच्छी बनी थी। अच्छी बनी थी, दैट्स ग्रेट। समटाइम्स कई बार होता है कई बार लोग जब नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने भी कॉफ़ी बनाया था, चाय बनाया था, तो बहुत ख़राब बनी थी, उसमें चीनी कम थी, चाय पत्ती कम थी या ज़्यादा हो गई थी, तो ये प्रोसेस में होता है, ठीक है? जी। बट हम अटेम्प्ट्स करके एक सही प्रोसेस सीख जाते हैं, ठीक है? तो हमेशा लाइक प्रोफेशनल पर्सन ये अंडरस्टैंड कि जो प्रोसेस सोचो, आज से 100 ईयर्स एगो पहले जो फार्मिंग का प्रोसेस डेवलप किया गया था, खेती करने का जो प्रोसेस डेवलप किया गया था, आज भी हमारे फार्मर सेम प्रोसेस को फॉलो करके खेती कर पा रहे हैं, ठीक है? तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है जिससे सही तरीके से यूज़ करके आप कोई भी काम को सीख सकते हो, किसी भी काम को कर सकते हो, किसी भी काम में रिजल्ट निकाल सकते हो। सोचो जब एक आज एक जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बट स्टिल दे नो हाउ टू फार्म, मतलब लाइक उनको पता है कि फार्मिंग सीडिंग कैसे करी जाती है, क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो उस विधि को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधि, तो उसको वो फॉलो करना जानते हैं, ठीक है? सिमिलरली आपकी भी पिचिंग का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत समवन वेल सेड कि प्रोसेस विल पीपल विल फेल बट प्रोसेस नेवर फेल। देखो आपने 1-2 बार अटेम्प्ट किया होगा, आप फेल हुए होंगे, बट जो आपकी मम्मा ने जो प्रोसेस सिखाया होगा चाय बनाने का, वो आप हमेशा लाइक मेंटेन करके फॉलो करके आप अच्छी चाय बनाना सीख गए। सिमिलरली फार्मर ने भी जब पहली बार किसानी या खेती करी होगी, तो उस टाइम पे उसने कुछ गलती करी होंगी, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स करी होंगी जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्ली फसल नहीं होगी, बट जब उसको अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रोसेस कि कैसे करते हैं, उसने सही तरीके से खेती करना स्टार्ट किया होगा। सिमिलरली आपके पिच में भी प्रोसेस होता है, अगर आपने सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया, तो हो सकता है आपके स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट्स में आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, बट अगर आप उस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके काम कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं को नहीं मिलेंगे, बट आपको उन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके पिच पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है, ठीक है? इंट्रोडक्शन, कस्टमर प्रोफाइलिंग, ठीक है, नीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, ओके, एंड क्लोजिंग, फॉलो थ्रू, ये सारा क्या है? एक प्रोसेस है। इंट्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे आपके लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन में कि जब आप किसी को पिच कर रहे हैं तो सामने वाले को ये मतलब जो कस्टमर है उसको ये लगना चाहिए कि आपसे बात करना उसके लिए वैल्यू है, आपको टाइम देना उसके लिए सही है नहीं है, और आप एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते नहीं करते। तो ये आपके पहले 10 सेकंड में डिसाइड हो जाता है, आपके गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके से, आपके इंट्रोडक्शन देने के तरीके से, और आप क्यों कॉल कर रहे हैं इसके तरीके इस वजह से। तो आपको इंट्रोडक्शन में समझना होता है कि आपको गुड मॉर्निंग, ये जो भी पिच कर इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से अपना डिजिग्नेशन बताना होता है, और आप किस कंपनी से बात कर रहे हैं इसके लिए किस लिए उन्होंने आप मतलब आपका पर्पस ऑफ द कॉल क्या है ये बताना होता है, ताकि सामने वाला पर्सन आपको टाइम दे सके। अगर आपको टाइम देगा तो आपको सुन पाएगा, अगर उसने टाइम ही नहीं दिया तो आपसे सुनेगा ही नहीं। तो ये होता है आपका पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है? कस्टमर प्रोफाइलिंग कस्टमर प्रोफाइलिंग में हम ये समझते हैं कि सामने वाला जो कस्टमर है वो हमारे लिए पिच करने के लिए है या नहीं है, या उसे हमें आगे कैसे पिच करना है, क्योंकि आप सबको एक तरीके से पिच नहीं कर सकते। जिसके पास I-20 फॉर्म नहीं है या वीज़ा भी नहीं है उसको आप आगे ऑनबोर्ड नहीं करा सकते, उसको आपको पाइपलाइन में रखना होगा। तो आप उसे प्रेजेंटेशन तो देंगे, लेकिन उन्हें बताएंगे कि सर अभी मैं आपको पाइपलाइन में रखती हूँ, जैसे आपको वो 10 दिन के बाद आपका अगर वीज़ा आता है तो मैं 10 दिन बाद आपको कॉल करूँगी। तो आपको कस्टमर प्रोफाइलिंग आपको बताता है कि वो कस्टमर आपकी किस कैटेगरी में है, पाइपलाइन की कैटेगरी पे है, फॉलोअप की कैटेगरी में जाएगा, या फिर तुरंत ऑनबोर्ड की कैटेगरी पे जाएगा, ठीक है? और उस कस्टमर का क्या प्रोफाइल है, कौन सी यूनिवर्सिटी पे है वो, उसका I-20 फॉर्म आ गया